थोड़ा आगे कैरी ऑन करते हैं। कौन कौन बच्चे कल क्लास में नहीं थे, थोड़ा हाथ खड़ा करें। ओके फाइन, बाकी बच्चों से पूछता हूँ, आपसे कल पूछूंगा, है ना। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था और इनिशियल कुछ टर्म्स और एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था। हाँ बेटा, व्हाट इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन? 1 to 3 सेकंड इंस्पिरेशन। व्हाट इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन? इंस्पिरेशन 1 से 1.5 सेकंड और 2 to 3 सेकंड एक्सपायरेशन। चलो हाँ बेटा, अब ठीक है, बेटा खड़े हो जाओ। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ब्लैक बॉडी, व्हाइट टॉप, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर का होता है। चलो हाँ जी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल? रेस्पिरेटरी साइकिल के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, पॉज, वेरी गुड। कौन सी गैस है जिसको हम कह सकते हैं कि दे आर रिस्पांसिबल टू स्टिमुलेट? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हिच इज द गैस विल यूज फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वी डू इंस्पिरेशन, what are the changes we'll find out in diaphragm or in ribs or sternum? During inspiration, diaphragm contract, sternum outward, ribs upward, then outward. एक आपको मैंने बताया फ्लेयर चेस्ट, उसमें इसके नॉर्मल के ऑपोजिट मैग्नेटिज्म होता है। वेरी गुड, सिट डाउन। द हु इज लकीस्ट गर्ल, है ना, शी एबल टू गिव आंसर। आप बताओ बेटा। हम्म, व्हाट डू यू मीन बाय सीओपीडी? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, कौन कौन सी डिजीज सीओपीडी में आती है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। बैरल चेस्ट किस में प्रेजेंट होता है? एम्फाइसीमा में। व्हाट इज द नॉर्मल रेशियो ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट? ट्रांसवर्स डायमीटर। व्हाट इज द नॉर्मल रेशियो इन पर्स लिप ब्रीथिंग? 1:3। वो कौन सा डिजीज है जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर का रेशियो इक्वल हो जाता है? होता किसमें? एम्फाइसीमा। किसमें होता है? वेरी गुड, सलाम। यू टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गन कम अंडर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? नोज, लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड एडिनोइड ग्लैंड। वेरी गुड। व्हिच इज द ऑर्गन responsible to exchange of O2 or CO2? Alveoli. What is the normal pressure of alveoli? 760 mm of. What do you mean by internal respiration? Exchange of O2 and CO2 between blood and cell. Blood and which respiration is known as tissue respiration? Internal also known as. Very good, sit down. Okay, fine. Now next carry on करते हैं हम जहाँ कल end किया। कल हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन इंस्पिरेशन और एक्सपायर्ड एयर में हमने पढ़ा। वहीं मैंने आपको नॉर्मली CO2 का जो रेंज है ब्लड में बताया। एक और बात मैं ऐड करता हूँ, यहाँ तक कल हमने पढ़ा, सुनो, यहाँ पर मैंने कहा था नॉर्मल पार्शियल CO2 प्रेशर इन ब्लड 35 to 45 mm ऑफ HC। कई बार एग्जाम में पूछा जैसे मैंने लिखा 35 to 45 mm of HC, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन अ ब्लड। इफ डिक्रीज लेस देन 5, इफ डिक्रीज लेस देन 5 इज कॉल्ड हाइपोकैप्निया। क्या बोलते हैं? हाइपोकैप्निया। हाइपोकैप्निया। एक और नाम इसका हाइपोकार्बिया। हाइपोकार्बिया, ये टर्म्स एग्जाम आते हैं। हाइपोकार्बिया। इफ इंक्रीज मोर देन 45 mm of HC, या इंक्रीज मोर देन 45 इज कॉल्ड हाइपरकैप्निया और हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया। कई बार एग्जाम के अंदर हाइपोकैप्निया का मीनिंग पूछा जाता है। जब भी आपके ब्लड में पीसीओ2 डिक्रीज होता है, लेस देन 35 होता है, हम लोग हाइपोकैप्निया कहेंगे। जब भी आपके ब्लड के अंदर पीसीओ2 जो है 45 से ज्यादा होगा तो हम लोग हाइपरकैप्निया कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपरकैप्निया। ओके फाइन, ये तो बात हो गई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि CO2 इंस्पिरेशन में कम होता है, एक्सपायरेशन में ज्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स ऑल एवरीवन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर। माय डियर, ऑक्सीजन इंस्पायर्ड करते समय ज्यादा होगा या एक्सपायर्ड करते समय ज्यादा होगा? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, when we do inspiration, we can collect and send oxygen towards your respiratory tract organ. Yes or no? When we do expiration, we will expel out CO2 from the lungs. So definitely, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जैसे मैंने लिखा है 158 mm of Hg, it will be during inspiration. 116 mm of Hg, it will be during एक्सपायरेशन। तो एग्जाम में आपको CO2 का पूछ सकते हैं, आपको ऑक्सीजन का पूछ सकते हैं, और साथ में मैंने लिखा है कि नॉर्मल रेंज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड आर 80 to 100 mm of Hg। ये जो नॉर्मल रेंज है
वो पार्शियल ऑक्सीजन PO2, पार्शियल ऑक्सीजन इन ब्लड। देखिए लंग्स और ब्लड में वेरिएशन है। मैं यहाँ पर पहले लंग्स की बात कर रहा था तो वहां 158 mm ऑफ Hg आपको मिल रहा है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, 116 mm ऑफ Hg मिल रहा है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। वहीं यदि मैं बात करूं नॉर्मल रेंज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड आर 80 to 100 mm ऑफ Hg। एक आपने सुना होगा SpO2, SpO2, SpO2 मींस होता है partial O2 saturation, partial O2 saturation, just simply we can say O2 saturation। और O2 saturation का मीनिंग होता है O2 carrying capacity, O2 carrying capacity, O2 carrying capacity। आप लोग पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं और SpO2 मॉनिटर करते हैं। तो SpO2 जो है डिफरेंट पार्ट है, दैट्स O2 सैचुरेशन। और O2 सैचुरेशन का मीनिंग होता है O2 कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है O2 कैरिंग, जिसका हम नॉर्मली जब लेवल देखते हैं तो अडल्ट में या अडल्ट में, चिल्ड्रन में, इन्फेंट में, सब में बराबर होता है। या तो आप याद रखिएगा मोर देन 95%, कई जगह लिखा होता है 96 to 100%, कई जगह लिखा होता है 96 to 100%। मोर देन 90 दैट इज 96। यस नो? तो कभी कभी एग्जामिनर मोर देन 95 पूछे तो भी राइट है, 96 to 100 पूछे तो भी राइट है। हाँ, न्यू बॉर्न में 91% होता है। न्यू बॉर्न में कितना होता है? यही SpO2 जो है, यदि न्यू बॉर्न का आपसे पूछे तो दैट इज 91%। थोड़ा वेरी करता है। तो SpO2 इज अ डिफरेंट थिंग, पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर इन ब्लड इज अ डिफरेंट थिंग, पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अलग-अलग पैरामीटर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको CO2 को बताया, मैंने आपको ऑक्सीजन को बताया, दोनों कांसेप्ट क्लियर हो गए। कल मैंने कहा था कि पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2 का होगा बाय CO2, O2 का होगा बाय O2। जैसे यहां लिखा मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, और वही मैंने यहां लिखा पार्शियल प्रेशर O2, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। दैट्स क्लियर? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन, CO2 कंसंट्रेशन इन इंस्पिरेशन और इन एक्सपायरेशन। अभी तक हमने प्रेशर देखा, नाउ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट, है ना? और कंसंट्रेशन आप देखोगे 0.03% इंस्पिरेशन का है और 4.0% जो है वो एक्सपायर्ड एयर ऑफ CO2 का है। डेफिनेटली सांस लोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, सांस को छोड़ोगे तो कौन ज्यादा होना चाहिए? CO2। तो प्रेशर दैट्स एक्सर्टेड प्रेशर और कंसंट्रेशन इज अमाउंट। वही मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का भी मेंशन किया है। सॉरी, O2 एंड CO2 कंसंट्रेशन एल्यूलर एयर में पूछे तो आप लिखना है 13.1 और वही एक्सपायरेशन का पूछे अराउंड 5%। तो ये वन लाइन में एमसीक्यू बन सकता है, प्लीज फास्ट फास्ट लिखिएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड CO2 का प्रेशर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रेंज ऑफ CO2 इन अ ब्लड या नॉर्मल रेंज ऑफ PO2 इन अ ब्लड 80 to 100 mm ऑफ Hg। लिख सब है? अभी हम सिर्फ आउटलाइन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक ऑर्गन को स्टार्ट करना है। मैंने सिर्फ आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवीजन के बारे में बताया, उसके अलावा कुछ बुलेट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया। लिखा सभी ने? ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। अब यहाँ पर हर एक बच्चे के मन में अलग अलग आंसर मिलता है। कोई कहता मेडुला ऑब्लिंगेटा, कोई कहता पॉन्स, कोई कहता स्पाइनल कॉर्ड। तीनों का काम है और तीनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट डायरेक्टली आपसे कोई पूछे विच इज द रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लिंगेटा, किसको लिखोगे? और मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑप्शन नहीं है तो हम प्रेफर करते हैं पॉन्स को। आज मैं बताऊंगा मेडुला की क्या जिम्मेदारी है, पॉन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पाइनल कॉर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा ऑर्गन कौन से रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। जैसे आपने एक सुना होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और आप कहते हैं कि हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। सुनो, आप ये भी कहते हो आपकी बॉडी में जो है टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है। मैं गुड न्यूज देता हूं आपको, अभी आपको एक लीजेंड लीग क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला जोधपुर में, सुना है? जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में कल से लीजेंड लीग टूर्नामेंट, जिसमें वो सारे क्रिकेटर आ रहे हैं जो इंडिया टीम से रिटायरमेंट ले चुके हैं और सीनियर प्लेयर है। और अभी मैं उनसे मिलकर आया हूं, 2-3 क्रिकेटर से कोशिश कर रहा हूं एटलीस्ट 1 या 2 या 3 क्रिकेटर मैं आपसे मिलवाने लेके आऊं, ये पूरी कोशिश है ना? अभी रिसेंटली मैं आपके सबके पसंदीदा इरफान पठान से मिलकर आया हूं, है ना? उसके अलावा एक पंकज कुमार है, राजस्थान क्रिकेट टीम में खेलते हैं, एक राजेश बिश्नोई है, एक यूसुफ पठान, है ना? और भी कई सारे कुलकर्णी और बहुत सारे खिलाड़ी थे और कुछ पासेस भी मुझे मिलेगी, मुझे उम्मीद है। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों को तुम आप एंजॉय करके आओ, है ना? यहाँ से स्टेडियम का डिस्टेंस मुश्किल से 200 मीटर 300 मीटर है ना? तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी तो आई विल ट्राई टू, और आप जैन की टी-शर्ट में जाना यदि मौका मिलता तो उनमें से कल का नहीं, कल फर्स्ट मैच है, मैं परसों ट्राई करूंगा 15 मिनट 20 मिनट जो भी क्रिकेट आ सके। मेरी रिक्वेस्ट तो सारे धुरंधर से रहेगी, बट उनकी पर्सनैलिटी की हम कहाँ मैच कर पाएंगे, बट हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। आपको पता है पहले एक इंडियन फिल्म अभिनेता आए थे जैन में, क्या नाम था उनका? विनीत शर्मा। यदि आपने दबंग मूवी देखी होगी और उसमें पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो आए थे जैन उन्होंने जैन लगभग 10 घंटे का टाइम दिया था सारे साहब के साथ, और अपने घर पे रुके थे लगभग 1 वीक। उनकी 2-3 मूवी थी, उसमें शूटिंग चल रही थी। तो मैं कोशिश की मैं जैन बच्चों से मिलूं, और अभी और मौका मिला मैं पूरी कोशिश करूंगा चाहे एक क्रिकेटर भी पहुंचे यहाँ पर अपने जैन गुरुकुल में आए, हाँ? ताकि कुछ उनसे आप सीख सकें, तो कोशिश करेंगे। मैं हाइपोथैलेमस की बात कर रहा था, मैंने कहा टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। अब सारे बच्चों को पता है हमारा हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, आई थिंक एवरीबॉडी नो। बट कभी-कभी एग्जामिनर क्या करता है, हाइपोथैलेमस में 2 पार्ट होता है, एक होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक होता है दैट इज एंटीरियर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस।
अब ये जो है दोनों अलग अलग काम करते हैं। एंटीरियर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट हीट लॉस, है ना, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हीट लॉस को, रेगुलेट हीट लॉस। और पोस्टीरियर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट हीट प्रोडक्शन, ये क्या करेगा, ये हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट हीट प्रोडक्शन। तो हाइपोथैलेमस ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेटरी ऑर्गन है, बट एग्जामिनर कभी करेगा कि व्हिच इज द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस रिस्पांसिबल टू रेगुलेट हीट लॉस, जिसको हम लोग थर्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोलाइसिस। व्हिच इज द पार्ट रिस्पांसिबल फॉर हीट प्रोडक्शन, जैसे थर्मोजेनेसिस, थर्मो। तो हीट प्रोडक्शन का पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर। हीट लॉस कौन रेगुलेट करे, ऐसे ही मेडुला ऑब्लिंगेटा में भी दो पार्ट है, पॉन्स में भी दो पार्ट है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड का अलग काम है। तो हम तीनों के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बहुत माइनर एमसीक्यू बनता है यहाँ पर, ये समझ में आ गया सभी को। ओके, अब बात करें रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर की। सबसे पहले लिखा मेडुला ऑब्लिंगेटा। अच्छा, कैन यू टेल मी मेडुला ऑब्लिंगेटा ब्रेन के कौन से पार्ट का हिस्सा है, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, प्रो ब्रेन। देखिए, आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, आप नर्वस सिस्टम में दो चीजें पढ़ते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर दो पार्ट दिखते हैं, एक आप पढ़ते हैं ब्रेन और एक आप पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड। फिर ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, फ्लोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मेडुला ऑब्लिंगेटा किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन। यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा दोनों हिंड ब्रेन के पार्ट है। किसके पार्ट है, फ्लोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। तो ये जो हिंड ब्रेन है, दैट हैव टू ऑर्गन, वन ऑफ द सेरिबेलम, वन ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगेटा, अंडरस्टैंड। तो हिंड ब्रेन का ऑर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन शेप होता है, जैसे हार्ट कौन शेप होता है, लंग्स कौन शेप होता है, कौन शेप मतलब शेप। जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को जनरेट करना और फिर उसके रिदम को मेंटेन। रिदम का मतलब होता है रेगुलरिटीज ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलरिटीज ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है रेट, एक होता है रिदम। रेट मींस पर मिनट, रिदम मींस रेगुलरिटी, रिदम मींस रेगुलरिटी। तो एग्जैक्टली मैं कहूं कि जब भी एमसीक्यू बने कि हु इज द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, हु इज द रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब इसी मेडुला ऑब्लिंगेटा की हम बात करें, दो पार्ट्स, जैसे मैंने कहा अपर मेडुला जिसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी सेंटर, मतलब इंस्पायरेशन को चलाता है, और लोअर मेडुला एक्सपायरेटरी सेंटर, है ना। ये तो सबको आता है कि सर मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर है, बट जैसे मैंने हाइपोथैलेमस का एग्जांपल दिया, उस एग्जाम में पूछे भाई अपर मेडुला क्या करता है, लोअर मेडुला क्या करता है, इंस्पायरेटरी सेंटर कौन है, एक्सपायरेटरी सेंटर कौन है। तो अपर सिंपली याद रखना, अपर जब भी होता है दैट आर रिस्पांसिबल फॉर इंस्पायरेशन, लोअर फॉर द एक्सपायरेशन। तो अपर मेडुला इंस्पायरेटरी सेंटर कहलाता है और लोअर मेडुला क्या कहलाता है बच्चों, एक्सपायरेटरी सेंटर। इजी टू रिमेंबर है, क्या करता है, इनिशिएट करता है और रिदम को मेंटेन करता है। इनिशिएट का मतलब स्टार्ट करना और फिर रिदम को मेंटेन करना, ये काम कर रहा है अपना मेडुला ऑब्लिंगेटा। सबको याद रहेगा। ओके, अब एक और ऑर्गन है दैट इज अ पॉन्स। इसको कभी कभी सेकेंडरी रेस्पिरेटरी एरिया, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर भी कहते हैं। इसमें भी दो एरिया होंगे, मेडुला में अपर और लोअर मेडुला, और पॉन्स में भी अपर पॉन्स और। लिखवा दूंगा, प्लीज आप लिखने पे ध्यान कम दीजिएगा। जब आप कहोगे सर लिख लिया तो ही आगे बढ़ूंगा मैं, कहां लिखना है, इस 1300 ग्राम के ब्रेन में, बुक में है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है, और भी कहीं मिलेगा। और यहाँ गजनी बने रहोगे तब तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो यू ट्राई टू फोकस इट, क्या एमसीक्यू बनेगा, किस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना उसको सीरियस लेना, ये क्वेश्चन बन रहे हैं साथ साथ में, और अगले ट्यूसडे के टेस्ट में पूछ लूंगा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा तो सबको समझ में आ गया, बट पॉन्स की बात करें, पॉन्स में भी दो वर्ड में लिखा, एक लिखा मैंने निमोटिक, निमोटॉक्सिक सेंटर। निमोटॉक्सिक सेंटर का मतलब दैट आर रिस्पांसिबल टू इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब रोकना, किसको इनहिबिट करा है, रेस्पिरेशन। कभी कभी हम जब स्टेयर पे चढ़ते हैं और आगे जब चेयर पे बैठते हैं तो लंबी लंबी सांसें भरते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और लंग्स कोशिश करते हैं ऑक्सीजन को जनरेट करें, तो आपका ब्रीथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। उस समय सेटल डाउन करने के लिए कौन आएगा, दैट विल बी अपर लॉ, अपर पॉन्स कौन आएगा। और वही मैं लोअर पॉन्स की बात करूं, दैट इज एपनियोस्टिक सेंटर। ये क्या करता है, इंस्पिरेशन को, जब भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो डॉक्टर सजेस्ट क्या करते हैं, टेक डीप ब्रीथ, टेक। तो ये इंस्पिरेशन को प्रमोट करेगा। मेन जो ऑर्गन है वो तो मेडुला है, बट मेडुला के बाद में जो सपोर्टिव रोल कौन निभाता है, जैसे पॉन्स दो काम करेगा, अपर लॉब का काम है इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन को, लोअर पॉन्स का काम है प्रमोट करता है इंस्पिरेशन को। तो एक तो रेस्पिरेशन को इनहिबिट करना, एक इंस्पिरेशन को प्रमोट करना। तो एग्जाम में मेडुला लिखा नहीं है तो आप किसको मौका दोगे, हम लोग मेडुला ऑब्लिंगेटा ढूंढते नहीं मिला, बैकअप होना चाहिए हमारे पास, बी आंसर में क्या दे सकते हैं हम लोग, पॉन्स। देन थर्ड वन, द स्पाइनल कॉर्ड। आप मुझे बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर मेल और 43 सेंटीमीटर ना फीमेल, दिस इज नॉर्मल लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है टू कैरी स्पाइनल नर्व, किसको कैरी करता है, और स्पाइनल नर्व कितने पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स, कितने होते हैं, दीज आर द स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व क्या करते हैं, ये स्पाइनल नर्व डायफ्राम को भी नर्व सप्लाई करता है, लंग्स को भी नर्व सप्लाई करता है, डायफ्राम के अपर और लोअर डायफ्राम को फेरेनिक नर्व सप्लाई करता है, और फेरेनिक नर्व कहां से आता है, C3, C4, C5। तो दैट विल बी पाथवे कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो डेफिनेटली पेशेंट का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व सप्लाई की मदद से फैसिलिटेटरी रोल टू मेंटेन रेस्पिरेटरी सेंटर, मतलब रास्ता बनाए रखने का काम करता है, ताकि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कनेक्शन मेडुला ऑब्लिंगेटा के साथ बना रहे। रेगुलेटरी ऑर्गन कौन है, मेडुला रेगुलेटरी ऑर्गन कौन है, बट इस रेगुलेटरी ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए इंफॉर्मेशन को भेजना, इंफॉर्मेशन को लाना, ये काम कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मैंने आपको कहा कि नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, है ना, बदमाश बहुत हो आप, एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस। अब सीएनएस और पीएनएस का जो मेन काम है, सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन, पीएनएस कंसिस्ट ऑफ नर्व, पीएनएस कंसिस्ट ऑफ
पीएनएस क्या करेगा, ब्रेन को लाके या सीएनएस को लाके खबर देगा, सीएनएस डिसीजन लेगा और उस इंफॉर्मेशन को बॉडी ऑर्गन को पहुंचाएगा। मतलब कुछ भी हुआ वो नर्व के द्वारा किसको पता चलेगा, और सीएनएस डिसीजन लेगा और पीएनएस वापस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा। जैसे आपका हाथ कहीं रखा हुआ है और आपको थोड़ा सा ऐसा हॉट लगा तो हमने हाथ को हटाया, हमने नहीं हटाया, ब्रेन ने कहा हटा लो वहां से, है ना, कमांड किसने दिया, ब्रेन ने। तो ये इंफॉर्मेशन वहां गर्म ठंडे की किसने दी, पीएनएस ने, और डिसीजन किसने लिया, सीएनएस। ठीक उसी तरीके से रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेकेंडरी सपोर्टिव रोल कौन करता है, बॉन्स, बट इस पाथवे को रेगुलेट करने में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन करता है, आप लिख लीजिएगा। तीनों के अलग अलग एमसीक्यू बनेंगे, आपको मेडुला याद रखना, अपर लॉब लोअर लॉब्स याद रखना और थोड़ा स्पीड अप लिखिएगा बच्चों। और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर 3 स्टार लगा देना, जो एग्जाम के पर्पज ऑफ यूज इंपॉर्टेंट है। That's all everyone. आज सारे गुब्बारे फोड़ दिए आपने। Okay, fine. Now we'll move for the next. Hearing Brewer inflation reflex, और इसके ऊपर 5 स्टार लगाना बेटा, एग्जाम का बार-बार पूछने वाला एमसीक्यू है। क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। हियरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, देखिए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है पुशिंग एयर, आपने सुना इन्फ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, है ना। इन्फ्लेशन पुशिंग एयर, एयर पुश करेंगे तो इन्फ्लेक्ट होता है कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन। एक होता है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है रिमूव एयर। क्या होता है, जैसे आप किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो पंप करते हो, तो पंप करने पर एयर इन्फ्लेट होता है बीपी कप में और उसके बाद में प्रेशर फिल होता है। और वही हम डिफ्लेशन की बात करें तो जब हम एयर को रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। इन्फ्लेट का मतलब होता है फिल करना, पुश करना एयर को, डिफ्लेट का मतलब होता है एयर को रिमूव करना। ये जो रिफ्लेक्स इसका नाम है हियरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। इट कंट्रोल ब्रीथिंग एंड प्रिवेंट लंग फ्रॉम ओवर इन्फ्लेशन। जैसे आपका टाइडल वॉल्यूम है, ध्यान से समझना बच्चों, टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम कितना एमएल होता है बच्चों, 500 ml। दैट्स अ नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। यदि आपका टाइडल वॉल्यूम बढ़कर के 1000 ml हो गया तो लंग्स क्या होगा, एक्सपांड होगा, क्या होगा भाई, नॉर्मल 500 ml, नॉर्मल 500 ml का टाइडल वॉल्यूम, इट गोइंग टू इंक्रीज मोर देन 500, इट विल बी रीच्ड 1000, योर लंग्स गोइंग टू बी एक्सपांडेड। लंग्स क्या होगा उस समय, उस एक्सपांशन को कंट्रोल करने के लिए हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, देखिए मैं पूरा मैकेनिज्म आपको बताता हूं। इसका मीनिंग है इट कंट्रोल ब्रीथिंग एंड प्रिवेंट लंग फ्रॉम एक्सपांशन। जैसे आपने इंस्पिरेशन किया, सांस अंदर ली, आपका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, that is a normal tidal volume, it called 500 ml। इंस्पिरेशन किया, टाइडल वॉल्यूम बढ़ा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स क्या होगा, लंग स्ट्रेच होगा। जैसे ही लंग स्ट्रेच होगा तो स्टिमुलेट ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर। आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सुना होगा बैरो रिसेप्टर, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेस रिसेप्टर। और मैंने कहा था बैरो रिसेप्टर रिस्पांसिबल टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रिमेंबर। बैरो रिसेप्टर लोकेटेड होता है आयोटिक आर्च और कैरोटिड बॉडी में, आयोटिक आर्च और कैरोटिड। बट मैकेनो रिसेप्टर जो है वो कहां लोकेटेड होता है, एयर पासेस। एयर पासेस की बात करूं, सपोज दिस इज योर नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, दैट इज योर राइट लंग्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और ब्रोंकाई के बाद में, ब्रोंक्यूल्स के बाद में एल्यूलाई, लंग्स के अंदर। ये लंग्स के बाहर निकल भी कहा था मैंने, फोटो में बाहर दिखा रहा हूं कि स्पेस नहीं होता है, बट होता लंग्स के अंदर ही है, ठीक है। अब आपने सांस लिया, या तो नोज के द्वारा ब्रीथ को इनहेल करोगे या माउथ के द्वारा करोगे, फिर आपका एयर कहां पहुंचता है, फेरिंग्स में, फिर कहां पहुंचता है, लैरिंग्स में, फिर कहां जाता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से राइट ब्रोंकाई, राइट लंग्स में एंटर किया, फिर आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर एल्यूलाई, सॉरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्यूलाई डक्ट से होता हुआ, और एल्यूलाई इसको क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो नोज से लेके एल्यूलाई तक को क्या कहते हैं, पासेज वे, क्या कहते हैं, एक्सकी O2 और CO2 एक्सचेंज करता है एल्यूलाई। कौन करता है, रिमेनिंग ऑल द ऑर्गन वी कैन से दीस आर द पासेज वे, दीस आर द, भाई क्लास तो जेएनसी के क्लासरूम में लगता है, बट एंट्री तो जेएनसी के गेट से होती है, गेट से एंट्री होती है, फिर आपका आईडी कार्ड चेक होता है, फिर आप सीढ़ियों से धीरे धीरे रैंक पे ऊपर चढ़ते हो, है ना, फिर लास्ट तक आते तो आपका हाथ कमर पे चला जाता है ना, फिर यहाँ के बैग को पटक देते हो, फिर बैठ के लंबी लंबी सांस लेते हो। तो एक्जैक्टली क्लास का लगता है क्लासरूम में, बट ये पूरा क्या था, पाथवे था। तो ये जो पासेज वे है, इस पासेज वे में कौन प्रेजेंट होता है, मैकेनो रिसेप्टर। कौन होता है, आपसे पूछा जाता है मैकेनो रिसेप्टर किसमें होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, पासेज वे में क्या होता है, वही बैरो रिसेप्टर क्या होता है, कार्डिक सिस्टम क्या होता है, और कार्डिक सिस्टम में क्या होता है, आयोटिक आर्च और कैरोटिड बॉडी, आयोटिक आर्च। अब जैसे आप इंस्पिरेशन किया, टाइडल वॉल्यूम बढ़ा, लंग स्ट्रेच में, और ये आपका रिफ्लेक्स काम करना शुरू किया। रिफ्लेक्स को काम करवाने के लिए कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है, और ये मैकेनो रिसेप्टर क्या करेगा, इनहिबिट
इंस्पायरिटी सेंटर। मेडुला ऑब्लिंगेटा में कौन था इंस्पायरिटी सेंटर? अपर लॉब या लोअर लॉब? अभी पढ़ा है ना, अपर लॉब या लोअर लॉब? ये जाके अपर लॉब को इनहिबिट करेगा और आपका इंस्पायरेशन क्या हो जाएगा? लंग एक्सपांड होना क्या हो जाएगा? बंद। लंग एक्सपांड होना क्या हो जाएगा? तो ये मैकेनिज्म बताने का पर्पस था। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछते, ऐसा पूछेंगे व्हिच मैकेनिज्म वर्क इन हियरिंग ब्लूअर इन्फ्लेशन रिलैक्स। तो आंसर क्या लिखोगे? कहां लोकेटेड होता है एयर पासेज रेस्पिरेटरी? कब स्टिमुलेट होता है? जब लंग्स। लंग एक्सपांड कब होगा? जब टाइडल वॉल्यूम। प्लीज राइट डाउन एवरीवन। और 3-4 एमसीक्यू निकलेंगे यहां से, ध्यान के लिए बच्चों। लिखिएगा विलियम, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। सभी ने इससे कोरिलेटेड चीज और बताता हूं आपको। जब आप हार्ट फेलियर पढ़ते हैं, सपोज दिस इज योर हार्ट। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक कंडीशन आपने सुना हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, बहुत सारे नाम से प्रोनाउंस करते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी ऑर्गन। हार्ट ब्लड पंप कर रहा है बट उतना पंप नहीं कर रहा जितना आपके बॉडी ऑर्गन को चाहिए। तो हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी ऑर्गन। तो इसमें कार्डिक आउटपुट क्या होता है? डिक्रीज। जब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो ब्लड जो है लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल मारा है, राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल मारा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को आयोटा में जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, बट हार्ट उतना इफेक्टिव पंप नहीं कर पा रहा है तो ब्लड का एक्युमुलेशन इसमें हो रहा है। जब वेंट्रिकल में ब्लड का एक्युमुलेशन होगा तो वेंट्रिकल क्या होगा? स्ट्रेच होगा ना। वेंट्रिकल स्ट्रेच होगा तो वेंट्रिकुलर नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड का लेवल बढ़ेगा। ये वीएनपी हार्मोन होता है, वेंट्रिकल इसको सेक्रेट करता है, और वीएनपी हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, वो इंडिकेट करता है सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर। सीवियरिटी ऑफ, तो यहाँ पर भी हार्ट का क्या है? स्ट्रेचिंग आउट। जितना हार्ट स्ट्रेच होगा उतना वीएनपी का प्रोटेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये वीएनपी का काम है, इट हेल्प फॉर स्ट्रेचिंग, इट हेल्प फॉर। तो हार्ट फेलियर की सीवियरिटी का पता लगाने के लिए वीएनपी का लेवल देते हैं, वेंट्रिकुलर नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड, वेंट्रिकुलर नेट्रायूरेटिक। और यहां पर जब हमारे लंग एक्सपांड हो रहे हैं तो हियरिंग ब्लूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स काम करती है, जिसमें मैकेनोरेसेप्टर स्टिमुलेट होता है और वो जाकर के इनहिबिट करता है इंस्पायरिटी सेंटर को, आपका इन्फ्लेशन रुक जाता है। दैट यू अंडरस्टैंड? पक्का? ओके, ऑलमोस्ट अपना जो कुछ बेसिक पैरामीटर से कंप्लीट हो गया, और फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन का मैंने जिक्र किया था आपको, है ना, कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं। नोज आता है, फ्लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है। दैट इज योर नोज, दैट इज योर फ्लैरिंग्स, दिस वन इज योर लैरिंग्स। और मैंने कहा था फ्लैरिंग्स को हम क्या कह सकते हैं? थ्रॉट। क्या कह सकते हैं? लैरिंग्स को कह सकते हैं वॉइस, या कह सकते हैं वोकल, वोकल कॉर्ड। और एक मैंने कहा था एडिनोइड ग्लैंड, और नोज में लोकेटेड होता है एडिनोइड ग्लैंड, एडिनोइड ग्लैंड। और ये भी कहा था कि जो थॉरैक्स के बाहर लोकेटेड होता है, दीज आर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन, दीज आर द अपर रेस्पिरेटरी। तो बट रैंडमली एमसीक्यू है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? नोज, फ्लैरिंग्स, लैरिंग्स। कई मल्टीपल बुक्स को आप प्रीफर करोगे, कई बुक्स वाले ने लैरिंग्स को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिखाया है, तो आज से याद रखना लैरिंग्स कम इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कई ऐसी बुक्स होती है मार्केट में जो ऑथेंटिसिटी वाली बुक्स नहीं होती है, बट कॉपी पेस्ट के हिसाब से कंटेंट प्रिंट हो जाता है, बच्चे उसको रट लेते हैं और रटा हुआ जाके स्प्लिट कर देते एग्जाम में, और एग्जाम वाला कहता बाय बाय, आप इस सिलेक्शन के लायक नहीं हो। तो बुक्स खूब सारी मार्केट में, बट कोशिश करें ऑथेंटिसिटी वाली बुक को प्रीफर करें, और अपने इंडियन ऑथर ज्यादा वैल्यूबल नहीं होते, हम घूम फिर के फॉरेनर ऑथर के पास जाते हैं, है ना। और जैसे नॉर्मल बच्चे कहते हैं सर एनक्लेक्स पढ़ाओगे, बच्चे को एनक्लेक्स की फुल फॉर्म नहीं पता है, उसने सुना है, तो मैं पूछता हूँ कि आपको बेसिक आता है? नहीं सर मुझे एनक्लेक्स पढ़ना है। तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स या रैशनल सिमुलेशन स्किल बेस के कंटेंट तक पहुंचने के लिए नींव भरना पड़ेगा पहले, और उसके लिए क्या चाहिए? बेसिक। क्या चाहिए? किसी फॉरेन ऑथर की बुक में बेसिक नहीं है। बेसिक क्लियर होने के बाद आप जाइए डिजीज कंडीशन में, सारा स्किल रैशनल सब कुछ मिलेगा, बट बेसिक मस्ट है। और इसलिए हर छोटी छोटी बातों को याद रखना है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, नुकसान क्या होता है ना, छोटा बम बड़ा, किसी को भी शरीर में छोटा देख करके, हाइट में छोटा देख करके कमजोर, हाँ वो सिलेक्शन ले सकता है, ध्यान रखना। ओके फाइन, अब आपका पसंदीदा ऑर्गन शुरू कर रहे हैं, नोज। देखते हैं आपके नोज के अंदर क्या क्या चीज है। मैं इमेज बनाता हूँ नोज का, ये फोटो में बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। इतना बड़ा नोज होता है, फिर क्यूट सा नोज भी दिखाऊंगा आपको। अब ये जो एंगल दिखा है नोज का लेटरल पोर्शन है, साइड वाला है ना? ये साइड वाला एंगल है। अब कैसा शेप दिख रहा है? ट्रायंगुलर शेप। कैसा शेप दिख रहा है? ट्रायंगुलर शेप। तो एग्जाम में पूछते व्हाट इज द शेप ऑफ नोज, तो आप क्या लिखोगे? मतलब ट्रायंगुलर। आपने सुना त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? दैट इज अ ट्रायंगुलर शेप। आपने सुना है लैरिंग्स का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर। लैरिंग्स का शेप कैसा होता है?
स्केपुला का शेप कैसा होता है? ट्राइंगल होता है, पोस्टीरियर फ्रंटनेस ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल का मतलब थ्री जो आपके पार्ट होते हैं दे कम टुगेदर, दैट इज अ ट्राइंगुलर शेप। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टिप अपेक्स, दिस पोर्शन दैट इज कॉल्ड टिप ऑफ द नोज, दैट इज कॉल्ड टिप ऑफ द नोज। और इसको हम कह सकते हैं अपेक्स। अपने हार्ट का अपेक्स होता है, हमारे लंग्स का अपेक्स होता है। टिप मतलब लोअर फ्री एंड, नीचे का जो फ्री एंड होता है दैट इज कॉल्ड अपेक्स। और वही जो फ्री एंड के बाद में ऊपर वाला पोर्शन जो पहुंचता है दैट इज अ रूट, दैट इज अ रूट। यू कैन सी upper narrow part attached to the forehead is root of the nose, मतलब end portion है, last part है, distal portion है, that is the tip। और जहां पर ये जाके end होता है और forehead से जुड़ता है, जहां पर आप बिंदी लगाते हो, you know बिंदी, समझ गए ना? जहां पर बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, वहां पर जाके आपका नोज फोरहेड से जुड़ता है। दिस इज योर फोरहेड। जैसे हाइड्रोसिफिलिस में पढ़ते हैं ना, बल्जिंग ऑफ फोरहेड, तो ये आपका फोरहेड है। जैसे आप वेबर टेस्ट पढ़ते हो, वेबर टेस्ट एयर कंडक्शन टेस्ट, उसकी साइट होती है कहां पुट करते हैं? फोरहेड। तो एग्जैक्टली ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं नोज की एब्नॉर्मलिटीज बताऊंगा। किसी का नोज अंदर से धसा होता है, किसी का ऐसे होता है कैसे? वो एब्नॉर्मलिटी तभी समझ में आएगी जब आपको नॉर्मल एनाटॉमी पता होगी। एग्जैक्टली लिस्टल पार्ट है, दैट्स अ टिप, और जहां पर जाके अटैच होता है फोरहेड से दैट इज अ रूट। एक पर आएगा डॉर्सम। अब ये बीच का जो हिस्सा है, दैट पोर्शन दैट इज कॉल्ड डॉर्सम, formed by rounded border between tip and root। दिस इज योर टिप, दैट इज योर रूट, और बीच का जो हिस्सा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड डॉर्सम। क्या बोले? बहुत सिंपल है, टिप, रूट, डॉर्सम, ठीक है। तीन इंटीरियर पोर्शन जो पार्ट में पुट कर रहा हूं। अब आपको क्यूट सा नोज दिख रहा है, ये तो प्यारा नोज दिख रहा है ना, बट ये इंटीरियर है, ये लेटरल व्यू है। यहाँ पर एनिमेटेड बना हुआ बहुत अच्छा है, बट मैं कोशिश करूँ आपको इसे समझाने की। ओके नाउ, अच्छा लिखना है, हाँ लिखिएगा। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर वन लाइनर एमसीक्यू बनेंगे। नोज के बाद मैं आपको नोज डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, वहां पर काफी सारी चीजें पता चलेगी। नहीं रही है, नहीं तो अपना ना इंट्राऑक्यूलर आइस भी दोनों बढ़ जाएगा, उसी को इधर से थोड़ा सा बच्चों टीवी का थोड़ा इधर घुमा देना, ठीक है? नहीं तो सबका आइस भी बढ़ेगा गर्दन घुमा घुमा के। आ जाओ इधर, इस तरह बजाओ, उस सब फ्रंट वाली बेंच पे बैठ जाओ। लिखा सभी ने? ट्रायंगुलर शेप, टिप, बॉटम, रूट। ओके नेक्स्ट कैरी करते हैं। अब आपको पता है कि आपकी नोज में दो ओपनिंग होती है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। बहुत सिंपल है, इसी नोज के जो आगे की ओपनिंग होती दैट इज कॉल्ड एंटीरियर नेयर्स, और पीछे जो ओपनिंग होगी दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर नेयर्स। आई ऑलवेज पुट ओपनिंग दैट अलाउ एयर पास फ्रॉम द नेजल कैविटी इनटू द फेरिंक्स। अब ये एंटीरियर नेयर्स और पोस्टीरियर नेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको एपिस्टेक्सिस पढ़ाऊंगा, और एपिस्टेक्सिस में कैसन बच प्लेक्सस पढ़ाऊंगा, एक वुडरो प्लेक्सस पढ़ाऊंगा। कैसन बच प्लेक्सस जहां से एंटीरियरली एपिस्टेक्सिस होता है, वुडरो प्लेक्सस जहां पर पोस्टीरियरली एपिस्टेक्सिस होता है। तो एंटीरियर नेयर्स का मतलब जो आगे की ओपनिंग है बाहर की ओर, पोस्टीरियर नेयर्स का मतलब जो पीछे जाके फेरिंक्स से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? फेरिंक्स। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सपोज ये आपका नोज है, ये आपका इंटीरियर नेयर्स है, और नोज ये पीछे जाकर के कनेक्ट होता है नीजो फेरिंक्स के साथ। किसके साथ कनेक्ट होता है? एक आपने सुना होगा ओरो फेरिंक्स, एक आपने सुना होगा लेरिंगो फेरिंक्स। फेरिंक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट। फेरिंक्स कंसिस्ट ऑफ जो नोज में ओपन होगा नेजो फेरिंक्स, जो माउथ में ओपन होगा जो लैरिंग्स से जुड़ेगा लैरिंगोफैरिंक्स, है ना? तो जैसे ही पोस्टीरियर नेयर्स आकर के नेजोफैरिंक्स के साथ जुड़ेगा तो एक जंक्शन बनेगा, उसको कोहना बोलते हैं। आगे लिखूंगा मैं, कोहना बोलते हैं। और ये नेजोफैरिंक्स से होता हुआ एयर लैरिंगोफैरिंक्स से होता हुआ लैरिंग्स में पहुंचेगा, और लैरिंग्स से कहां चला जाएगा? ट्रैकिया। कहां चला जाएगा? देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्यूलर ट्रैक्ट, देन एल्यूलाई। तो आगे का जो ओपनिंग आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर नेयर्स, और पीछे का जो दिख रहा है पोस्टीरियर नेयर्स। तो फाइन, एला, कभी कभी इसको एला ऑफ विंग्स बोलते हैं, कभी कभी इसको विंग्स ऑफ नोज बोलते हैं। लेटरल सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल नोज, ये जो साइड का एरिया दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एला, दैट इज कॉल्ड एला, ए एल ए, दैट इज एला। मतलब आपके नोज का जो साइड का एरिया ना, लेटरल पार्ट, लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड में। तो नोज का जो लेटरल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एला या एला ऑफ विंग्स। क्या बोलते हैं? एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ द नोज? एला, एला ऑफ विंग्स या एला, ठीक है। ये तो हम आउटर स्ट्रक्चर की अभी बात करें। अगेन यू कैन सी, इसको डाउन कर लीजिए बच्चों, एंटीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स। नेयर्स को कभी कभी नोस्टिल कहते हैं, नेयर्स वर्ड है, यहां पर नोस्टिल भी लिखा सकता है, कंफ्यूज मत होना। अगेन नेयर्स को लिखिएगा नोस्टिल, नेयर्स आल्सो नाउन एज नोस्टिल। इट्स ओवर, ओके विल मूव फर्दर।
आगे चले, फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन, नेजल कैविटी, pyramid shape extended from the anterior nares to the corona। अगेन आप देखिएगा, ये आपके नोज का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर नोज, दिस इज द टिप, और टिप का हमने क्या कहा, अपेक्स, क्या बोला, अपेक्स। और जहां पर फ्लो हेड से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, रूट। और जो बीच का एरिया क्या कहते हैं उसको, वेरी गुड, डॉर्सम, डॉर्सम। फिर दो ओपनिंग आपको बताइए, एक था एंटीरियर, उसको क्या कहा, एंटीरियर नियर्स, और जहां पीछे की ओर ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर नियर्स, वेरी गुड, पोस्टीरियर नियर्स। अब एंटीरियर नियर्स से लेके पोस्टीरियर नियर्स, और पोस्टीरियर नियर्स आकर के किससे कनेक्ट होता है, नेजोफैरिंक्स। किससे होता है, सपोज दिस इज योर नेजोफैरिंक्स, दिस इज योर नेजोफैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स। और जब नेजोफैरिंक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्शन जो बन रहा है उसको हम कहते हैं कोहना। क्या कहते हैं, कोहना। दिस इज अ कनेक्शन, मैंने यहाँ पर लिखा है कोहना। जैसे आपने सुना बकल कैविटी, बकल कैविटी क्या होती है, माउथ के अंदर, तो माउथ कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी में, बकल कैविटी, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, बकल कैविटी, नालायक। हाँ हाँ हाँ, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, बिटवीन टीथ एंड टोबैको खाता कोई, खाया कभी, खाना भी नहीं, टोबैको, जर्दा, तंबाकू, जहां भरा होता ना, दैट एरिया इज कॉल्ड बकल कैविटी, दैट एरिया इज कॉल्ड, मतलब लिप्स और टीथ का बीच का जो मार्केट है ना, इसको हम कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं, फिर टीथ से लेके पीछे जितना भी जाओगे ओरोफैरिंक्स तक, वो ऑरल कैविटी होता है। क्या होता है, ऑरल कैविटी। कई सारे लोग वो एक बनाते हैं ना, ऐसे डाल देते हैं, है ना, फिर ऐसा लगता है एडिमा हो रखा है, दैट एरिया वी कैन से बकल कैविटी, दैट एरिया वी कैन से। मैं आपको बकल कैविटी इसलिए बता रहा हूं, जब आप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे वहां पर बकल रूट भी आता है, और बकल रूट का मतलब है बिटवीन टीथ और लिप्स, या टीथ और चिक के फाइन। दूसरा ऑरल कैविटी आपको ऑलरेडी बताया। अब नेजल कैविटी की मैंने बात की, जहां से एंटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर नेयर्स, जहां पोस्टीरियर नेयर्स पीछे जाके नेजोफैरिंक्स के साथ जुड़ता है, और उस जंक्शन का नाम है कोहना। क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। पैरामिड शेप होता है, पैरामिड शेप। पैरामिड शेप एक जगह और सुनते हैं हम लोग, किडनी, किडनी में मेडुला, किडनी में मेडुला। जैसे आप किडनी की बात करें तो ये आपकी किडनी होती है, तो बाहर वाले को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, और फिर इसके अंदर ऐसा पैरामिड शेप होता है, दैट इज अ मेडुला, दैट इज अ, ये मेडुला। और मेडुला जो शेप बन रहा है ये क्या है, पैरामिड शेप। क्या है, पैरामिड शेप। ओके फाइन। सेपरेटेड बाय द सेप्टम इनटू द राइट और लेफ्ट। अब ये जो डॉर्सम है, ज्यादातर बच्चे इसको क्या कहते हैं, सेप्टम। दिस इज नॉट सेप्टम। सेप्टम बीच की जो दीवार दिखती है ना, एक राइट नोस्ट्रिल और एक लेफ्ट नोस्ट्रिल में डिवाइड कर दिया है, दैट इज अ सेप्टम। और सेप्टम इसलिए बता रहा हूं, आगे बढ़ा हुआ डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो सेप्टम का मतलब राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल को डिवाइड करने वाला सेप्टम इज कॉल्ड सेप्टम, नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एट्रियल सेप्टम। कौन होगा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियम, वेंट्रिकल, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो नोज के राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल में डिवाइड करने वाले पार्ट को नेजल सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम। ओके फाइन। Each nasal cavity divide into three passageway, superior, middle, inferior, by the projection of turbinate या nasal concha। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप अपने नोज के अंदर फिंगर को पुट करके चेक करोगे, एक उठा हुआ अपनी प्रोमिनेंस फाइंड आउट होता है। कभी कभी अननाउनली हम लोग फिंगर नोज में पुट कर देते हैं, तो फील करके देखना, ऐसा प्रोमिनेंट पार्ट फील होता है। और वो प्रोमिनेंट पार्ट तीन होते हैं, लाइक वन, लाइक वन, लाइक टू, लाइक थ्री। सबसे नीचे होता कहेंगे इंफीरियर, ऊपर वाले को कहेंगे सुपीरियर, बीच वाले को क्या कहेंगे, मीडियल। बट इनका एग्जैक्ट नाम है टर्बिनेट। क्या बोलते हैं, ये टर्बिनेट क्या करेंगे, जैसे आप सांस लेते हो तो एयर के साथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम सीलिया करता है। सीलिया मींस एयर्स। और उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिक सब्सटेंस एयर में होता है, उसको फिल्टर करने का काम कौन करेगा, टर्बिनेट्स। कौन करेगा, और फिर उस एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम साइनसेस करते हैं। कौन करते हैं, जब आगे पढ़ेगा पैरानेजल साइनसेस। हम सर्दी गर्मी कैसी भी हो, एयर मार्केट से अंदर जो जाती है गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा प्रिपेयर्ड एयर चाहिए होता है, वो साइनस करेगा। तो सिंपली यदि मैं कहूंगा टर्बिनेट्स होता है, और मैं लिखा इन टर्बिनेट्स को हम कहते हैं नेजल कॉन्चा। आपको मैं याद दिलाता हूं, यदि आपने पढ़ा होगा बॉर्न ऑफ फेस, बॉर्न ऑफ फेस, यदि आपने पढ़ा होगा बॉर्न ऑफ फेस, और फेस की कितनी बॉर्न होती है, 14। इन 14 बॉर्न में आपने देखा होगा, 2 मैक्सिला, 1 मैंडिबल, 2 नेजल, 2 लेक्राइमल, 2 पैलेटाइन, 1 वोमर, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्चा। सुना है, वो इंफीरियर नेजल कॉन्चा जिसको हम कहते हैं, वो इन टर्बिनेट्स को कहते हैं। क्या कहते हैं, एक राइट नोज में, एक लेफ्ट नोज में, टर्बिनेट आल्सो नोन एज कॉन्चा, आल्सो नोन एज। तो जब बॉन ऑफ फेस पढ़ते हैं, फेस कंसिस्ट ऑफ 14 बॉन, क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बॉन, स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बॉन, रिमेंबर। तो ये मैंने कहा टर्बिनेट आल्सो नोन एज नेजल कॉन्चा। एग्जैक्टली 3 होते हैं। जैसे आप नोज के अंदर एंट्री करोगे तो पहले वाले को इंफीरियर कहेंगे, बीच वाले को मिडिल कहेंगे, लास्ट वाले को सुपीरियर कह सकते हैं। और ये कॉन्चा जो है, ये पाथवे बनाते हैं, इधर पाथवे बनाएंगे पोस्टीरियर नेयर्स की तरफ, और पोस्टीरियर नेयर्स किससे कनेक्टेड है, कोहना से, और किससे जुड़ गया, नेसोफैरिंक्स। किससे जुड़ गया, नेसोफैरिंक्स। अब जो एयर जा रही है, अब इस एयर के अंदर टॉक्सिन पार्टिकल्स या कोई भी एयर के साथ डस्ट पार्टिकल है, उनको फिल्टर करने का काम कौन सा करे। कभी कभी आप नोट करना, बहुत ही आंधी तूफान में आप चल रहे हो, या बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में आप रह रहे हो, जैसे दिल्ली जैसी सिटी है, सुबह आप निकलोगे, लुक्स वेरी स्मार्ट,
शाम को घर में घुसोगे, पूरा बॉडी का कलर ही चेंज हो जाता है। हाँ, अब अपने नोज से वेस्ट निकलता है, नोज से वेस्ट निकला हुआ देखा कभी? बहुत निकला गया ना, है ना? वो वेस्ट कैसे बना? वेस्ट कैसे बना? ये डस्ट पार्टिकल जो जाते नहीं एयर के साथ, जैसे आप सांस अंदर लेते हो तो डस्ट पार्टिकल फिल्टर होते 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 नोज के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप कभी कभी लिटिल फिंगर की मदद से उसको बाहर कर देते हैं। अब बना कैसे? देखिए, आप बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं आपको पता नहीं है, बचपन के दिन याद करो सीधा। अभी ठीक है, मैं एक फोटो दिखाऊंगा आपको, आगे ध्यान रखना। हाँ, आजकल आप रुमाल का यूज करोगे, हैंगी यूज करोगे, पहले पॉकेट का यूज करते थे। पॉकेट साथ बार नाक साथ हाथ पॉकेट में। हाँ, तो एक्जेक्टली कहने का पर्पस है, थ्री टर्बिनेट्स है, इंफीरियर, मिडल और सुपीरियर। और इन टर्बिनेट को हम कहते हैं प्रोमिनेंट पार्ट, इन टर्बिनेट को हम कहते हैं कॉन्चा। इट में बी लोकेटेड इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कहां से था? इंफीरियर नेयर्स लेके कौन, सॉरी पोस्टीरियर नेयर्स, और पोस्टीरियर कहां कनेक्ट हो रहा है? नेसोफैरिंक्स। जंक्शन क्या बन रहा है? कोरोना। ओके फाइन। कहां चले गए बचपन में? तब इतनी चिंता थोड़ी थी कि नौसेट की तैयारी करनी है। थोड़ा रोलो, मम्मी से डिमांड पूरी कर लो। हाँ हाँ, लिखिए। तो पैरामिड शेप याद रखना है, separated by the septum, by the nasal septum. लिखा बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एरिया जस्ट इनसाइड द nasal cavity which contain numerous coarse hair is called vibrissae, जिसका काम है टू फिल्टर एयर। अब वेस्टिब्यूल कौन सा एरिया देखिए बच्चों, ये आपका एंटीरियर नेस था, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये इंफीरियर टर्बिनेट, मिडल टर्बिनेट, सुपीरियर टर्बिनेट। तो यहाँ पर ऐसे हेयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, और ये हेयर्स लोकेटेड होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। दीज आर द हेयर्स, these are the hairs which will located in area, that area is known as vestibule। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। अब इसका काम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि इनका काम क्या है? तो फिल्टर एयर, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, डट पार्टिकल को कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब मैंने जिक्र किया था आपको एडिनोइड ग्लैंड का, मैंने कहा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन में नोज आता है, फेरिंक्स आता है, लैरिंक्स आता है, ये क्या आता है? एडिनोइड ग्लैंड। एडिनोइड ग्लैंड जस्ट बिहाइंड द नोज, रूफ ऑफ माउथ, कैच जर्म इन द नोज बिफोर द कैन कॉज इलनेस। आप देखोगे आपका नोज लुब्रिकेंट रहता है, नोज लुब्रिकेंट रहता है, और लुब्रिकेंट रहता है तो लुब्रिकेंट रहने के लिए एडिनोइड ग्लैंड एक सब्सटेंस को रिलीज करता है, और उस सब्सटेंस का काम होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके नोज के द्वारा एंटर कर रहा है उसको कैच करना। क्योंकि कल कहा था ना कि विच इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा है? दूसरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिकॉज आपकी बॉडी का एक ही सिस्टम है दैट इज रिस्पांसिबल टू कैरी ऑक्सीजन। क्या कैरी करता है? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो इजी पाथवे अपनाएंगे, दे विल एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आप सोचिएगा, आप किसी भी डट एरिया में खड़े हैं, वहां से पॉल्यूटेड एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है, काफी हद तक नेयर्स फिल्टर करते हैं, जम को कैच करने का काम एडिनोइड ग्लैंड का सब्सटेंस होता है, उसके बाद और फिल्टर करने का काम टर्बिनेट्स करता है, फिर एयर के टेंपरेचर को मेंटेन करने का काम साइनसेस करते हैं, फिर आपकी एयर धीरे धीरे लंग्स के अंदर पहुंचता है। नींद आ रही बेटा? तो बस ये कोई है, आई हैव 4 आईज, शुड बी अलर्ट, सिट लाइक आर्मी मैन। कोई भी बेंच का सहारा लेके बैठा हुआ है क्या? पीछे पीछे पेन मारो, कोई भी बेंच का सहारा लेके बैठा हो, है ना? तो एडिनोइड ग्लैंड एक्जेक्टली जो है नोज में, रूफ ऑफ माउथ, जिसका मेन काम है टू कैच जर्म जस्ट बिफोर एंटरिंग द नेजल कैविटी। अब आता पाथवे, मैंने आपको इस पूरे पिक्चर में लिखा है। पाथवे सबसे पहले आपके पास एक नंबर पे है एंटीरियर। कल मैंने एक पाथवे बताया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन का, और आजकल ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत आने लगे। सबसे पहले एंटीरियर नेयर से, एंटीरियर नेयर से आप जैसे एंटर करोगे तो खाली एरिया को हमने क्या कहा? वेस्टिब्यूल। क्या कहा? वेस्टिब्यूल के बाद में कौन आ रहा है? इंफीरियर, इंफीरियर टर्बिनेट, फिर कौन आ रहा है? मिडल टर्बिनेट, फिर कौन आ रहा है? और फिर आपका कौन आ रहा है? पोस्टीरियर। इस तरीके से एयर कहां पहुंचती है? इनटू द नेसोफैरिंक्स। एंटीरियर नेयर्स, वेस्टिब्यूल, inferior turbinate, middle turbinate, superior turbinate, posterior nares into the nasopharynx, into the nasopharynx। इस तरीके से आपकी एयर ट्रेवल करती है, तो दैट इज अ पाथवे टू रीच एयर इनटू nasopharynx या इनटू द फारिंक्स। तो इस पाथवे पे एमसीक्यू आता है, कभी कभी इंफीरियर मिडल को आगे पीछे कर देते हैं, कभी वेस्टिब्यूल को आगे पीछे कर देते हैं। तो आपको एक्जेक्टली याद रखना, मैंने कल पढ़ाया था, नोज माउथ से स्टार्ट किया था, फारिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, फिर ब्रोंकियोल्स, एल्यूलाई डक्ट, एल्यूलाई, और एल्यूलाई क्या करता है? O2 CO2 का। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया पाथवे बच्चों? ओके फाइन। आप हाँ लिख लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मैं रुक लूंगा बट आप लोग फोकस करिएगा। How many turbinate located in the nose?
3. Which gland located in the nose? Adenoid gland. When will posterior nares is connect with the nasopharynx to make cohena? बहुत बढ़िया. हुआ? क्वेश्चन करते हैं. That is a nasal mucosa. एक फोटो भी दिखाया. Respiratory mucosa line with a pseudo stratified columnar epithelium. Exactly. Respiratory जो passes में होता है. Respiratory passes में और respiratory passes में epithelial tissue होता है. Epithelial. Even मैं कहूँ skin के layers, respiratory passes में, digestive tract का pathway, even blood vessels के layer, almost जहाँ पर भी covering जो होगी ना, that consists of epithelial tissue. किसकी बनी होती है? और epithelial tissue mainly divided into two types. One of the simple epithelial, one of the stratified epithelial. Epithelial two types होता है. एक simple consists of single layer, stratified consists of more than one layer. है ना? Simple में फिर squamous, columnar, cuboidal different types होते हैं. और stratified में भी squamous और transitional दो types होते हैं. तो देखा जाए तो exactly ये layer जो है innermost surface जो है that consists of a pseudo stratified columnar epithelial tissue. किसका बना होता है? Epithelial tissues का बना होता है. और epithelial का जो type है pseudo stratified epithelial या columnar epithelial tissue has rich blood supply especially over the inferior टर्बिनेट. मतलब इंफीरियर टर्बिनेट का मतलब आप इस पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पर आपको इंफीरियर टर्बिनेट दिख रहा है, यहाँ पर आपको मिडिल टर्बिनेट दिख रहा है और यहाँ पर आपको सुपीरियर टर्बिनेट दिख रहा है. यू कैन सी एवरीवन. मैंने कहा था टर्बिनेट का मतलब प्रोमिनेंट पार्ट होता है बोन का, उठा हुआ पोर्शन होता है बोन का. यहाँ पर इस पिक्चर में आपको इंफीरियर टर्बिनेट फेल्ट हो रहा है, मिडिल टर्बिनेट दिख रहा है और ऑलमोस्ट जो है सुपीरियर टर्बिनेट दिख रहा है. और इसके ऊपर जो एक कवरिंग दिख रही है दैट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. और म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे जब अपन नोज के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एक तो मैं आपको एपिस्टेक्सिस पढ़ाऊंगा, एक आपको साइनोसाइटिस पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा राइनाइटिस. और राइनाइटिस आल्सो नोन एज हे फीवर. राइनाइटिस मींस होता है इट्स अ इन्फ्लेमेशन इनटू द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन. इज कॉल्ड राइनाइटिस. इज कॉल्ड. तो आपको पता होना चाहिए नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन का है. राइनाइटिस मींस इज इन्फ्लेमेशन इनटू द नेजल म्यूकस. और नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, नोज के अंदर लोकेटेड होती है. दैट इज कॉल्ड नेजल म्यूकोसा. प्लीज राइट डाउन. कुछ हुआ? नाउ नेक्स्ट कैरी ब्लड सप्लाई टू द नोज. कि नोज को ब्लड सप्लाई कौन करता है? नाउ वी आर गोइंग टू सी. नॉर्मली नोज की ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो आपका जो हार्ट है और हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे पहले जब ब्लड निकलता है तो किसमें जाता है? आयोटा में. किसमें जाता है? और आयोटा इज द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी. आपके शरीर में सबसे लंबा सबसे लार्ज आर्टरी किसको कहते हैं? सुना? महाधमनी. आयोटा. और अब इस आयोटा का सबसे पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं असेंडिंग आयोटा. क्या कहते हैं? असेंडिंग आयोटा. असेंडिंग आयोटा. और असेंडिंग आयोटा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके आता है. फिर आगे जाकर के आगे ब्रांच बनता है दैट इज अ आर्च ऑफ आयोटा. क्या होता है? आर्च ऑफ आयोटा. दिस इज योर आर्च ऑफ आयोटा. आर्च ऑफ आयोटा. फर्दर जब नीचे की ओर आएगा तो हम कहेंगे डिसेंडिंग आयोटा. क्या कहते हैं? डिसेंडिंग आयोटा. और डिसेंडिंग के दो पार्ट आते हैं, थोरेसिक आयोटा और एक एब्डोमिनल आयोटा. These are the branches of aorta. पहला एमसीक्यू बनेगा, which part of aorta responsible to supply blood to the nose? आर्च ऑफ aorta. कौन करेगा? वेरी गुड. ये आपका आर्च ऑफ aorta. अभी जो आर्च ऑफ aorta होता है इसमें राइट साइड में बड़ी ब्रांच निकलती है, इसको कहते हैं राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी. क्या कहते हैं? राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी. ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी. ये जो ब्रेकियोसेफेलिक की बड़ी ब्रांच है जो राइट साइड में निकलता है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक. अभी राइट ब्रेकियोसेफेलिक से दो ब्रांच बनाता है. लाइक एक बन गया राइट सबक्लेवियन आर्टरी. राइट सबक्लेवियन आर्टरी. ये जो राइट सबक्लेवियन है ये फर्दर राइट साइड की ब्रेकियल आर्टरी को देगा ब्लड, रेडियल को देगा, अल्ना को देगा और राइट एक्सट्रीमिटीज में ब्लड सप्लाई करेगा. किधर देगा? राइट एक्सट्रीमिटीज में. हमें तो जाना है ब्रेन की तरफ. नोज का है अपर एक्सट्रीमिटीज में, नोज का है स्कल की तरफ है ना. तो हमने ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी को फ्री कर दिया. दूसरी जो ब्रांच बन रहा है उसको कहते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. राइट कॉमन कैरोटिड जो ऊपर की ओर ब्लड लेके जाता है, जैसा राइट कॉमन कैरोटिड
आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट साइड में जब आप आओगे, लेफ्ट के अंदर एक डायरेक्ट ब्रांच निकलती है जिसका नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, एक और ब्रांच निकलती है जिसका नाम है सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एक चीज आपने नोट किया होगा कि राइट साइड में सब एक ब्रांच बड़ी निकलती है, फिर दो ब्रांच बनती है, और लेफ्ट साइड में दो डायरेक्ट ब्रांच निकल रहा है। देख पा रहे हो आप? राइट साइड में पहले एक बड़ी आर्टरी निकला, उसका नाम था राइट ब्रेकियोसेफेलिक, और राइट ब्रेकियोसेफेलिक के बाद दो ब्रांच बना, राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड। बट वहीं आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो डायरेक्टली लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बन गया। याद तक समझ में आया? हमें ब्लड को लेके जाना है नोज में, है ना, नोज को ब्लड सप्लाई। अब जैसे ये दो ब्रांच बना, इसके बाद में ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये फिर डिवाइड होती है, राइट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड, राइट इंटरनल, लेफ्ट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट इंटरनल। जैसे फिर दो ब्रांच बना, एक आपका राइट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक बना राइट इंटरनल कॉमन कैरोटिड। इधर भी दो ब्रांच बनेगा, इधर भी दो ब्रांच बनेगा, लेफ्ट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड। पहले मैंने पूछा आपसे कौन सा आयोटा नोज को ब्लड सप्लाई करता है? आर्च ऑफ आयोटा। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सी आर्टरी नोज की तरफ ब्लड लेके जाएगी, तो आप लिखोगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन सी कॉमन? अब कॉमन कैरोटिड राइट साइड में, कॉमन कैरोटिड लेफ्ट साइड में। अब इस कॉमन कैरोटिड की दो ब्रांच राइट में एक्सटर्नल इंटरनल, दो ब्रांच लेफ्ट में एक्सटर्नल इंटरनल, तो एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कॉमन कैरोटिड दोनों ही नोज को ब्लड सप्लाई करता है। मैं आगे की ब्रांच भी बताऊंगा आपको आगे किसको देगी। अभी हम जो एमसीक्यू बन रहा है उसको देख रहे हैं, कौन सा आयोटा नोज को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर नोज की तरफ फर्दर कौन सी आ रही ब्लड लेके जा रही है? कॉमन कैरोटिड। अब कॉमन कैरोटिड के दो दो ब्रांच है, राइट एक्सटर्नल, राइट इंटरनल, लेफ्ट एक्सटर्नल। आगे समझ में? अब ये जो राइट और लेफ्ट जो इंटरनल है, ये इंटरनल फर्दर ब्लड देती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी को। किसको देगी? ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो नोज को दो तरीके से ब्लड सप्लाई होगा, तभी तो प्लेक्सस बनेगा ना जब मैं आपको एपिस्टेक्सिस पढ़ाने वाला हूं। तो दो तरीके से आएंगे, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। तो मैं इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी से भी नोज को ब्लड लेके जाऊंगा, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी से भी नोज को ब्लड लेके आऊंगा। जहां दोनों आर्टरीज आपस में मिलेगी वहां एक प्लेक्सस बनेगा, और आगे बनेगा उसको कैसन बच प्लेक्सस कहते हैं, पीछे बनेगा उसको वुड प्लेक्सस कहते हैं। आपने सुना नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई? नर्वस सिस्टम को ब्लड कौन देता है? नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई आपने देखा होगा। नर्वस सिस्टम की जो ब्लड सप्लाई है दो तरीके से होता है। एक तो आपने सुना है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड आर्टरी नर्वस सिस्टम को 80% ब्लड देता है। और एक होता है वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ये नर्वस सिस्टम को कितना ब्लड देता है? जब ये दोनों मिलते हैं ना, सर्किल ऑफ विलस बनता है। सर्किल ऑफ विलस सुना होगा? तो एक जंक्शन बनता है भाई, आगे से ब्लड कौन लेके जा रहा है? कैरोटिड, पीछे से कौन ले रहा है? वर्टिब्रल। दोनों जब मिलेंगे तो सर्किल ऑफ, बट यहां पर जब ब्रांचेस मिलेगी ना तो बंच ऑफ कैपिलरीज बनेगा, और उस बंच ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं प्लेक्सस। क्या कहते हैं? और आगे जो बंच बनेगा उसको हम कहेंगे कैसन बंच प्लेक्सस, पीछे जो बनेगा उसको कहेंगे वुडरो प्लेक्सस। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कौन कौन ब्लड दे सकता है? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ब्लड दे सकती है, यस और नो? अब मैं एक इमेज के द्वारा आपको बताता हूं, ध्यान से पहले उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक फोटो पुट किया मैंने आपकी एलईडी पे, दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी पुट किया है, फिर मैंने आपको ऑप्थेल्मिक आर्टरी पुट किया है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी एक तरफ से ब्लड क्या आ रही है, उसने दिया एंटीरियर इथियोमोइडल को और पोस्टीरियर फेशियल बोन, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन 8 होती है, कितनी होती है? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनोइडल, इथियोमोइडल। रिमेंबर? अब ये जो इथियोमोइडल जो है नोज के पीछे से जो ब्लड लेके आ रहा है, एक का नाम है एंटीरियर इथियोमोइडल आर्टरी और एक का नाम है, इसने नोज में ब्लड को एंट्री करवाया, और ये जो एंट्री हो रहा है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? ऑप्थेल्मिक को किसने दिया? अब हम लेके आते हैं एक्सटर्नल से, किधर से लेके आते हैं? और नीचे मैंने पुट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने फ्रंट में दिया फेशियल आर्टरी, फिर सुपीरियर लेबियल आर्टरी, फिर सेप्टल ब्रांच को, और ऑलमोस्ट एंटीरियर इथियोमोइडल आर्टरी और सेप्टल ब्रांच जहां दोनों आके मिला तो वहां पर एक प्लेक्सस बना मिलकर लिटिल एरिया, और ये जो प्लेक्सस है उसको बोलते हैं कैसन बच प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? कैसन बच प्लेक्सस। तो यहाँ दो तरीके से ब्लड सप्लाई इंटीरियर नोज में हुआ। वहीं एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड ने ब्लड दिया मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी ने स्पिनोइडल, स्पिनोपैलेटल आर्टरी, स्पिनोपैलेटल आर्टरी ला करके नोज के पोस्टीरियर पोर्शन में ब्लड को पहुंचाया, इधर से पोस्ट इथियोमोइडल आर्टरी ने ब्लड को पहुंचाया। तो यहाँ जो प्लेक्सस बन रहा है उसका नाम है वुड रूट प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? वुड रूट प्लेक्सस। तो क्वेश्चन जो बनेगा, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी के बाद इंटरनल और दोनों, तो आर्च ऑफ आयोटा सबसे पहले, फिर कैरोटिड आर्टरी, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फिर लास्ट में जो जंक्शन बन रहा है, दो जंक्शन बन रहा है, एक नोज के आगे की ओर बन रहा है उसको कैसन बच प्लेक्सस बोल रहे हैं, एक नोज के पीछे की ओर बन रहा है उसको वुड रूट प्लेक्सस बोल रहे हैं। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? आप चाहो तो इस इमेज के हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, है ना? ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल, ये एरो बना लीजिएगा, फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, एरो के हिसाब से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तरफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को लाइएगा, एक तरफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जूम इन करना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है।
एक घंटों में आपका नोसेट का रिजल्ट भी आने वाला है। यू फील एंजाइटी? देखिए आपको जो करना था आप कर चुके हो, आप जो भी करना है एम्स और नोसेट को करना है ना? बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो भी रिजल्ट आए यू शुड रेडी टू एक्सेप्ट। पॉजिटिव आए तो अच्छी वाले बैच में ले जाएंगे, नेगेटिव आए तो फिर से खुद को खड़ा करके आगे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं कमी रह गई उसको सुधार करना है। और हम कहें नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है। और एक्सेप्ट करना जिसने सीख लिया ना जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और उसको डिफेंसिव जितना करते रहोगे तब तक नेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं हो पाओगे। तो यू शुड ट्राई टू ऑलवेज की जो भी आएगा बेस्ट आएगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप याद होगा मुद्दा से आया था बच्चा, उसने एक बात कही थी कि आप अपना काम करके आगे निकल जाओ, जो भी आए उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा सोचने से चीजें अच्छी नहीं होती है, जो आपके पास है उसमें अपना बेस्ट करके आगे निकल जाओ। होप्स हो कि सबके साथ बहुत अच्छा हो। लेट्स सी, लिखिए सभी ने। ओके फाइन। फंक्शन ऑफ नोज, क्या काम है आपके नोज की? खूबसूरत दिखने के लिए? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज? इट्स वेरी इजी, एयर पासेस बाय, एयर को भेजता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दूसरा वार्म मोइस्ट फिल्टर, तीन काम करता है। मैंने कहा था एयर को वार्म करने का काम करता है, मोइस्ट करने का काम नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन और एडिनोइड ग्लैंड कर देती है, फिल्टर करने का काम सीलिया करता है, वार्म करने का काम नोज के साथ साइनसेस। मैं बार बार जो साइनसेस वर्ड यूज कर रहा हूं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आगे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या है साइनसेस। जैसे ये आपका फेस है, ये आपकी आईज है, ये आपका नोज है, ये आपका माउथ है। इसी नोज का ये राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल है। अब इस नोज के सराउंडिंग स्मॉल एयर फिल्ड कैविटीज होती है, द स्मॉल एयर फिल्ड कैविटीज व्हिच विल ओपन इनटू द लेटरल ऑफ नोज। नोज के साइड में आकर खुलती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड साइनसेस। क्या बोलते हैं? साइनसेस। जैसे मैंने यहां पर लिखा फ्रंटल साइनसेस, ये फ्रंटल साइनसेस है, ये आकर के रूट ऑफ नोज में ओपन हो जाता है। ये स्पिनोइडल साइनसेस है, ये आकर के नोज के लेटरल पोर्शन में ओपन हो जाता है ना? उसके अलावा इथेमोइडल साइनसेस है, ये आके नोज के लेटरल पोर्शन में ओपन हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा होता है मैक्सिलरी साइनसेस, और ये आकर के आपके मैक्सिला में और नोज के एंटीरियर पोर्शन में खुल जाता है। तो सबके दरवाजे कहां खुलते हैं? नोज में। दरवाजे कहां खुलते हैं? तो ये स्मॉल एयर फिल्ड कैविटीज होती है, द कैविटीज ओपन इनटू द लेटरल ऑफ नोज, नोज के साइड में ओपन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? साइनसेस। क्या कहते हैं? और साइनसेस एयर के टेंपरेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठंडी एयर, गर्म एयर, कैसा चाहिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वैसा एयर भेजने का काम करती है। और कभी कभी साइनसेस में जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो जाता है तो साइनोसाइटिस हो जाता है, और साइनोसाइटिस हो जाता है तो अंदर का प्रोडक्ट बाहर आने लगता है ना? आगे बढ़ेंगे, देयर इज अ साइनोसाइटिस। तो बार-बार मैं जब साइनस की जिक्र करूं आगे मैं आपको पैरानेजल साइनसेस पढ़ाऊंगा, तो दीस आर द पैरानेजल साइनसेस। और ये पैरानेजल साइनस एयर को वार्म करते हैं, और मोइस्ट करने का काम ऑलरेडी मैंने आपको एडिनोइड ग्लैंड को दे दिया, फिल्टर करने का काम मैंने हेयर्स को दे दिया, और ये तीनों काम साथ में एयर को पासेस भी का काम। ये तो एनाटॉमिकल फंक्शन हो गया। एक होता है सेंस ऑफ स्मेल, है ना? कहीं से गुजर रहे हो तुरंत अलर्ट हो जाते हो, है ना? कैसे पता चलता है कि हाँ खुशबू अच्छी है या बुरी है ना? तो आगे हम कैरी ऑन करते हैं। नर्व सप्लाई बाय द एंटीरियर इथियोमोइडल नर्व। ये एंटीरियर इथियोमोइडल नर्व जो है ये नोज के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए है, सेंस ऑफ स्मेल का नहीं है। सेंस ऑफ स्मेल की मैं आपको ऑल्फैक्टिक नर्व पढ़ाऊंगा आगे। दैट इज अ कॉमन नर्व जो नर्व सप्लाई करता है नोज के पार्ट्स में, दैट इज एंटीरियर इथियोमोइडल नर्व। बट मेन जो नर्व होगा वो ऑल्फैक्टिक होगा, जिसका काम है सेंस ऑफ स्मेल। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। प्लीज राइट डाउन एवरीवन। एयर पासेज वे वार्म मॉइस्चर फिल्टर, नर्व सप्लाई में लिखिएगा एंटीरियर इथियोमोइडल नर्व, और इसके साथ में एक और होता है नेजो पैलेटाइन नर्व, जो पैलेट पोर्शन ऑफ नोज को नर्व सप्लाई करता है। फिनिश? ओके, द मेन थिंग olfactic nerve. Tell me which number of cranial nerve? Which one? Very good, first number. Nerve. olfactic optic oculomotor trochlear trigeminal abducens, है ना? तो एग्जैक्टली olfactic nerve कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो चीजें बनती है, एक तो पूछेंगे olfactic nerve, है ना? तो फर्स्ट नंबर cranial nerve, olfactic optic oculomotor trochlear trigeminal abducens, है ना? तो एग्जैक्टली olfactic nerve कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो चीजें बनती है, एक तो पूछेंगे olfactic nerve, एक पूछेगा ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नर्व, अभी नर्व कैसे काम करता है पहले समझिएगा बच्चों। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, आपके नोज में ऑल्फैक्टिक रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और वो फिर ऑल्फैक्टिक नर्व से कनेक्टेड होते हैं। वहां से फिर वो ऑल्फैक्टिक पल्प के थ्रू ऑल्फैक्टिक ट्रैक्ट में पहुंचता है, और ऑल्फैक्टिक ट्रैक्ट से होता हुआ ऑल्फैक्टिक कॉर्टेक्स में पहुंचता है। और ये कॉर्टेक्स कहां लोकेटेड होता है? टेम्पोरल लॉब। कहां होता है? तो नर्व सप्लाई तो कर रहा है ऑल्फैक्टिक नर्व, बट ये नर्व सप्लाई को ब्रेन का कौन सा लॉब डिटेक्ट करता है? टेम्पोरल लॉब। याद रखने का तरीका, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग कौन रेगुलेट करता है? टेम्पोरल। सेंस ऑफ हियरिंग कौन रेगुलेट करता है? टेम्पोरल। तो ऑल्फैक्टिक नर्व जो है दैट आर रिस्पांसिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, ये इस नर्व का मेन काम है, सेंस ऑफ स्मेल। और ये सेंस ऑफ स्मेल डिटेक्ट करने के लिए कौन सी लॉब है? दैट इज अ टेम्पोरल लॉब। प्लीज राइट डाउन।
ये दो एग्जाम के एमसीक्यू है। नर्व सप्लाई में कौन सा नर्व जो है सेंस ऑफ स्मेल का रोल प्ले करता है? तो ऑल्फैक्टिक नर्व कौन सा नर्व है? फर्स्ट नंबर पेनियल नर्व। और ये नर्व जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहां पर आपको देखने को मिलेगा जो काम करेगा सेंस ऑफ स्मेल का? तो आपको लिखना टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब, दैट्स अ टेम्पोरल लॉब आर रिस्पांसिबल टू रेगुलेट सेंस ऑफ स्मेल। और यही टेम्पोरल लॉब जो है सेंस ऑफ हियरिंग का काम करती है। सेंस ऑफ हियरिंग जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के द्वारा जाता है। इसलिए कभी भी कान के ऊपर नहीं मारना है, नहीं तो स्मेल का पता चलना बंद हो जाएगा और सुनाई देना भी। टेम्पोरल लॉब, और टेम्पोरल लॉब है ये सेरिब्रम का पार्ट है। कैन यू टेल मी व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम? सेरिब्रम। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ओ, ओके फाइन। एक एमसीक्यू ध्यान से पढ़िएगा, आई होप कि आप सबको आंसर पता हो। Which of these structure of the external nose find the nares laterally? Which of these structure of the external nose find the nares laterally? Blossom, nares, alloy-wings, vestibule. है ना? बहुत सिंपल और ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब हमने पढ़ा कि लेटरल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ एलाउ विंग्स, बट एमसीक्यू जब बनता है तो कई वर्ड आगे पीछे ऐड हो जाता है। यू नो व्हिच ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल नोज, ये ऐड कर दिया। फाइंड द नियर्स, नियर्स को फाइंड करने में बनाने में लेटरली कौन रिस्पांसिबल है? दैट इज एलाउ विंग्स। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बाकी वाले मैं ट्यूसडे को दे दूंगा आपको, है ना? ये आपका राइट आंसर एलाउ विंग्स। नाउ नोज डिसऑर्डर, कुछ टर्म्स है उसके बाद मेन डिजीज को स्टार्ट करते हैं। नोज की एनाटॉमी सबको क्लियर हो गई बच्चों? है ना? नोज हमने देखा ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन होता है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखा है कहीं? नोज का जरूर लिखना, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नोज के आगे मेंशन कर लेना इट्स अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ट्रायंगुलर शेप का होता है, टिप होता है, रूट होता है, डॉर्सम होता है, एलाउ विंग्स होता है, वेस्टिब्यूल होता है, एडenoid ग्लैंड होता है, टर्बिनेट्स होता है। पीछे जाके पोस्टीरियर नोस्ट्रिल जो है कनेक्ट होता है नेसोफैरिंक्स के साथ में, जंक्शन को कोहेना कहते हैं। क्या कहते हैं? और फिर ब्लड सप्लाई में हमने देखा तो एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों ब्लड सप्लाई करते हैं। नोज डिसऑर्डर सबसे पहले एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड, ये सब टर्मिनोलॉजी लिखवाना बच्चों, आगे मैं ऐड करूंगा डिटेल में। टर्म्स लिखना है, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड, बहुत सिंपल है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। बाकी क्यों होता है क्यों नहीं होता आगे पढ़ेंगे। एक तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साइनोसाइटिस, inflammation into paranasal sinuses is called sinusitis. Rhinitis coryza, inflammation into nasal mucous membrane, that is called rhinitis. इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों तीनों बड़ी डिजीज है। और एक आता है डीएनएस, deviated nasal septum, one side nose going to be deviated। और कई बार पूछते किधर ज्यादा होता है? राइट साइड, करेक्टेड बाय द सेप्टोप्लास्टी। और सेप्टोप्लास्टी का मतलब रिपेयरमेंट ऑफ नोज, सेप्टम सॉरी, रिपेयरमेंट ऑफ सेप्टम, जैसे डीएनएस। जैसे मैंने कहा था किसी का नोज जो है ऐसे लेफ्ट होता है, किसी का राइट होता है ना? बट ज्यादातर डीएनएस जो है वो किधर होगा? राइट साइड में ना। ऐसे आप मार्केट में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, नोज इस तरीके से होता है, किसी का लेफ्ट साइड होता है, बट ज्यादा किस तरफ होगा? राइट साइड। तो दैट इज अ डीएनएस, deviated nasal septum, it will corrected by septoplasty। Septoplasty means the repairment of the septum, repairment of septum is called septoplasty। Right on please, deviated nasal septum। यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बताता हूँ, एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने आइस ट्यूब एडमिनिस्टर किया होगा, हाँ? सपोज ये आपका नोज है, दिस इज योर नोज, दैट इज योर नोज, और दैट इज योर सेप्टम, दैट इज सेप्टम। ये आपका जो है राइट नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल, ये आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल। जब भी हम पेशेंट को राइट ट्यूब का एडमिनिस्टर करते हैं, ऑलवेज वी स्टैंड ऑन द राइट साइड, इधर खड़े होते हैं। जब हम राइट साइड खड़े होते हैं तो ऑपोजिट नोस्ट्रिल को प्रीफर करते हैं। व्हेन वी एडमिनिस्टर राइट ट्यूब ना, तो कौन सा नोस्ट्रिल प्रीफर करते हैं? लेफ्ट वाला। क्यों? इसका रीजन है, जो ये सेप्टम होता है ना, ये सेप्टम पीछे जाके लगभग 70 डिग्री एंगल पे राइट साइड हो जाता है, जिससे ट्यूब को इजीली पाथवे मिल जाता है टू एंटर इनटू द नेसोफैरिंक्स। अरे कोई पूछे ना भाई तो लेफ्ट साइड क्यों डाल रहा है? इजी टू इंसर्ट। रीजन, ये सेप्टम जब स्टार्ट होता है और लास्ट में जब एंड होता है, दैट इज अराउंड राइट साइड के अंदर 70 डिग्री पे ऐसा एंगल बनाता है, जिससे लेफ्ट वाला नोजल जो होता है या नोस्ट्रिल जो होता है क्लियरली ट्यूब को सीधा नेसोफैरिंक्स से होता हुआ, फेरिंक्स से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में भेज देता है। हाँ, यदि हम अनेबल टू इंसर्ट है तो फिर राइट साइड से भी ट्राई करते हैं। बट कोई पूछे लेफ्ट साइड से क्यों ट्राई करते हो, तो आप जरूर मेंशन करना सेप्टम पोस्टीरियर पोर्शन जाके 70 डिग्री एंगल पे टर्न हो जाता है, तो लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल क्लियरली आपको पूरा पाथवे देता है। यू कैन इंसर्ट ट्यूब इनटू द नेसोफैरिंक्स, नेसोफैरिंक्स टू इसोफेगस एंड इनटू द स्टोमक। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, ये लिख लिया आपने बच्चों? हाँ लिख लीजिएगा।
तो एक बहुत मजेदार डिसऑर्डर मैं दिखाता हूं आपको। एक अभी पढ़ा डॉर्सम, ऐसे अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा नोज है, ये अपना अपेक्स था, टिप, ये अपना रूट था, और इस पोर्शन को मैंने कहा था डॉर्सम। क्या कहा था? डॉर्सम। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी का ऐसा भी नोज होता है, बीच में से, देखा? That is called saddle nose. That is called saddle nose. Nasal dorsum depressed due to nasal trauma. कोई एक्सीडेंट हो गया, बीच में से अंदर की ओर धस गया, looks like that. This is called saddle nose. जो saddle nose के नाम से प्रोनाउंस होता है। इनिशियली अपेक्स तो एज इट इज है, अपेक्स इसका भी बराबर है, और जैसे जैसे ये नोज का एंड होगा रूट की तरफ जाएगा, और रूट की तरफ पहुंचने से पहले बीच में इस तरीके का डिप्रेसिव एरियाज आपको दिखेगा, दैट विल इंडिकेट सैडल नोज। क्या बोलते हैं? सैडल नोज। रिपेयर किया जा सकता है, बट इट इज अ टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम में पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉर्सम आपको पता है बीच का एरिया है, डॉर्सम यदि डिप्रेस हो जाता है दैट इज कॉल्ड सैडल नोज। इवन आपने स्कल फ्रैक्चर में देखा होगा, स्कल बोन के अंदर एक फ्रैक्चर पड़ा होगा जिसमें स्कल बोन ब्रेक नहीं होता है बट अंदर की ओर चला जाता है, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं? ओपन क्लोज तो नहीं बोलेंगे, तो कंप्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। और कुछ? डिप्रेशन। कौन सा? डिप्रेशन फ्रैक्चर, वेरी गुड। जैसे ये आपका स्कल है और यहां से आपका स्कल अंदर की ओर चला गया, दैट काइंड ऑफ फ्रैक्चर। वो ऐसा ही नेजल के आपका डॉर्सम वाला हिस्सा अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सैडल नोज। एक और बात आपको बताता हूं, नेजल पॉलिप वर्ड बहुत पड़ा होगा, ओवर ग्रोथ ऑफ नेजल म्यूकोसा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ओवर ग्रोथ ऑफ नेजल म्यूकोसा। मैंने आज कहा था ना बच्चों, स्ट्रेटिफाइड वो एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ होता है, दैट इज अ नेजल म्यूकोसा, और उसी का यदि ओवर ग्रोथ होता है दैट इज कॉल्ड नेजल पॉलिप, दैट इज कॉल्ड नेजल पॉलिप। ओवर ग्रोथ ऑफ नेजल म्यूकोसा इज कॉल्ड नेजल पॉलिप। ये कुछ माइनर टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर मेनली हम लोग जो है इन तीन डिजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कभी कभी डीएनएस का ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, कभी कभी डॉर्सम डिप्रेस है तो पूछा जाता है सैडल नोज, और कभी कभी ओवर ग्रोथ ऑफ नेजल म्यूकोसा, दैट इज अ नेजल पॉलिप। एक मैं फोटो दिखाता हूं आपको जिसमें डॉर्सम अंदर की ओर धसा हुआ है, गौर से देखना, वो पिक्चर है, महिला लुक्स वेरी स्मार्ट, है ना? यहाँ पर आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, और इस पिक्चर में देखोगे तो आपका डॉर्सम नीचे की ओर है, दैट इज कॉल्ड सैडल नोज। क्या बोलते हैं? सैडल नोज। ठीक है, मैं देखो आप जब भी अपने दोस्तों पे गुस्सा भी करो ना, टर्मिनोलॉजी में, है ना, गुस्सा भी करो तो आप मेडिकल टर्म यूज करो जो आपको याद आ जाए, जैसे मैं आपको हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलिसिस में पढ़ाता हूं, है ना, ताकि प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए, नेगेटिव थॉट्स रिमूव हो जाए, और आपका भला हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा कुछ नोज देना, तो इसको इसको यदि गुस्सा करना तो लुक्स लाइक सैडल नोज, है ना। किसी नोज टेढ़ा मेटाबॉलिक लुक्स लाइक डीएनएस, है ना, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसको याद हो जाएगा, और उसको भला भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या ऐसे एंटीक वर्ड बोलते हैं, इंसान 2 दिन सोता ही नहीं है ना, ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है। तो फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड। एग्जैक्टली डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या है एपिस्टेक्सिस, क्या कॉजेस, क्या सिम्टम, क्या ड्रग्स देते हैं, क्या सर्जरी करते हैं, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज इसमें देखने को मिलता है। मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया था, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। अब कई बार एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा? मैंने कहा एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका नोज है, ये आपका टिप ऑफ नोज, ये आपने पढ़ा रूट, फिर मैंने आपको टर्मिनेट्स बताए थे, दैट इज अ इंफीरियर, मिडल, सुपीरियर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक एंटीरियर नेयर्स था, आगे की ओपनिंग को हमने कहा एंटीरियर नेयर्स, और जो पीछे ओपनिंग बन रही दैट इज अ पोस्टीरियर नेयर्स, दिस इज द पोस्टीरियर नेयर्स। ओके फाइन। अभी जब मैं आपको इसकी नोज की ब्लड सप्लाई पढ़ा रहा था तो मैं 2 प्लेक्सस का जिक्र किया, एक प्लेक्सस आगे की ओर बन रहा था और जिसको मैंने कहा कैसन बच प्लेक्सस, प्लेक्सस अभी लिखूंगा आपको वेट करना बच्चों, और एक मैंने कहा बैक साइड में है जिसका नाम है वोड्रूफ प्लेक्सस, वोड्रूफ प्लेक्सस। अब यही एमसीक्यू बनते हैं, आपसे पूछूंगा, जैसे मैंने कहा इंटीरियर एपिस्टेक्सिस 80 to 90%, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, बट लीस्ट डेंजरस है, लीस्ट डेंजरस है, क्यों ब्लड सीधा किधर आ रहा है? बाहर। इज द मोस्ट कॉमन, लीस्ट डेंजरस। क्या है? लीस्ट डेंजरस, बट इज द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। वही ओटोप्लेक्सियस, दैट्स द मोस्ट कॉमन, दैट्स द लीस्ट कॉमन। सबसे कम कॉमन कौन सा है? ओटो। ये क्या था? मोस्ट कॉमन। ये क्या होगा? लीस्ट कॉमन। ये क्या था? लीस्ट डेंजरस, लीस्ट, दैट इज द मोस्ट डेंजरस। यहां से ब्लड निकलेगा तो ब्लड कहां पहुंच जाएगा? नेजोफारिंग से होता हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, और पेशेंट को हो जाएगा एस्पिरेशन, एस्पिरेशन कैन कॉज डेथ, एस्पिरेशन कैन कॉज। तो नोज के एंटीरियर पार्ट से यदि ब्लीडिंग हो रहा है मोस्ट कॉमन है, बट लीस्ट डेंजरस है। क्या बच्चों? वही यदि ओटोप्लेक्सिस से ब्लीडिंग हो रहा है लीस्ट कॉमन है, मोस्ट डेंजरस है, मोस्ट। तो मोस्ट डेंजरस पूछेंगे कौन सा टाइप है तो हम बताएंगे, यहां मैंने एंटीरियर लिखा तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, हां सारे पैरामीटर आपको चेक करवा तो देखिएगा, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस 80 to 90% है, कैसर बच प्लेक्सस, इसका दूसरा नाम मैंने आपको लिखा था फोटो में, लिटिल एरिया, एंड मोर कॉमन है, अगर इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट को देखने को मिलता है, बट लेस सीवियर या लेस डेंजरस, यूजुअली ड्यू टू म्यूकोजल, नाक को सूखने नहीं देना है। एक आपको पता है सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया में हम लोग पढ़ते हैं ड्राई आई ड्राई माउथ, ड्राई आई ड्राई माउथ, बट ड्राई नोज यदि हो रहा है तो आपको मैंने जब म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ाया मैंने कहा था वहां हाई ब्लड सप्लाई होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगा तो कैपिलरीज रप्चर हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगा तो क्या होगा? आप लिखो, आप 2 in 1 मत बनो, लिख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, मैं आपको मानता हूं आप मल्टी टैलेंटेड हो,
है ना। और मैं मल्टी टैलेंट उसी बच्चे को मानूंगा जो ट्यूसडे के टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है ना। कभी कभी बहुत साइलेंट बच्चे होते हैं, टेस्ट में धमाका कर देते हैं, है ना। और जब नॉस्ट का रिजल्ट आता है तो आप बार बार सोचते हैं यार इसका हो गया, वो बहुत मेहनत कर रहा था, वो मेहनत साइलेंट थी उसका। और कभी कभी बच्चे बहुत सर ये नहीं आता, सर ये नहीं आता, सर ये क्या होता है, टेस्ट में नंबर आते 100 में से 10, तो पढ़ाई नहीं है, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है। और ब्रिलियंट स्टूडेंट वही है जो ट्यूसडे के टेस्ट में अच्छा करेगा, मॉडल पेपर में अच्छा करेगा, वो नॉसेट में भी अच्छा करेगा। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम हमारा काम क्या है, एमसीक्यू सॉल्व करना। एंड ऑफ द टाइम वो क्या रहेगा, और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पहले हमें थ्योरी में देखना है कहां एमसीक्यू बनेगा, कैसा बनेगा। जब आपका थ्योरी क्लियर होगा फिर उसको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्यूसडे को टेस्ट में एमसीक्यू पुट करेंगे, फिर एमसीक्यू क्लियर करना सीखोगे, फिर मुलाकात करेंगे मॉडल पेपर में, फिर पता चलेगा कैसा पेपर आता है नॉसेट का। और मॉडल पेपर में आपको आइडिया लगता है कि 100 एमसीक्यू 30 नंबर आए। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, कोर्स कंप्लीट होते होते उन्हीं 100 एमसीक्यू का मेरा 90 नंबर आने लगा। तो कई बार बच्चे क्या होता है, पहला मॉडल पेपर दिया, सर 5 ही नंबर आए। तो आप ये क्यों नहीं सोचते मैंने तो कदम रखा है तो 5 ही आएंगे। और कभी कभी जब मॉडल पेपर होता तो जेएनसी के वो प्रीवियस बच्चे भी आते जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो लेके आ जाते 94। तो हम बैठे बैठे देखते मैं कब पहुंचूंगा वहां पर। तो 94 आने का मतलब ये नहीं वो आज ही आया है, उसने पिछले 8 से 10 महीने दिन रात एक कर लिया, तो 94 पे पहुंच गया। आप भी पहुंचोगे। तो मॉडल पेपर जब भी होता है डिप्रेस मत होना, जितना सीखने को मिले सीखना, जितने नंबर आए खुश होना, हर एग्जाम आपको पता चलता जाएगा कि आपका इंप्रूवमेंट क्या है। और मॉडल पेपर देना जरूरी है, उससे आप मेंटली सोचने लगोगे नॉसेट का एग्जाम देना है, मेंटली आप सोचने लगोगे एम्स में जाना है, फिर आप कुछ महीनों के बाद कहोगे सर नौकरी चाहिए तो एम्स में चाहिए। अभी आपके पास ऑप्शन है, सीएचओ बन जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की कर लेंगे, एनएचए में चले जाएंगे, फिर आपको नहीं सर नौकरी कहाँ चाहिए, वो 82,000 11 छुट्टी, 3 साल में एक बार फैमिली विजिट, फ्लाइट पे ट्रैवल करना। ऐसा सोचते हो कभी कभी, सोचना शुरू कर दो, खुद पे भरोसा है ना, तो सोचना शुरू कर दो कि हाँ मेरी लाइफ बदलने वाली है। आप घर से निकले जैन से आना है, आप पहुंच गए, अब अगला काम है नॉसेट। तो अभी से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो, आई एम बिकमिंग नर्स ऑफिसर, वो बढ़िया एक क्लास वोगल्स लगा होगा, एप्पल का फोन होगा, हाँ एक रील बनाऊंगा, फिर पोस्ट कराऊंगा, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दैट टर्मिनल, है ना, एज ए नर्सिंग ऑफिसर। कुछ बच्चों के चेहरे अभी भी उतरे हुए हैं, आपको लगता नहीं आप बन पाओगे, तो असलो आपके लिए बोल रहा हूँ, है ना, मैं तो फील करता हूँ, मैं फील करता हूँ। और जब सपने जिंदा ही नहीं होगे तो मेहनत किसके लिए करोगे, सपने जिंदा ही नहीं होगे मेहनत किस लिए करो, सपने जिंदा रखो, सोचो, वो लग्जरियस फीलिंग लो अभी से, नहीं तो कुछ भी कहो फिर श्री राम सर को भेजो साइकेट्रिक पढ़ा रहे और तुरंत डायग्नोज करेंगे फिर, हाँ इट शुड बी स्माइल। ओके एपिस्टेक्सिस की बात करते हैं, मैंने कहा था एंटीरियर जो है 80 to 90% है, मोस्ट कॉमन है, जगह का नाम कैसल बस प्लेक्सस है। ये इसलिए बताओ जब इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज पढ़ेंगे ना तो एक ट्रीटमेंट थेरेपी बताओ, कॉटाइजेशन। कॉटाइजेशन प्रोसीजर, कॉटाई इज अ डिवाइस विल यूज टू बर्न डैमेज कैपिलरीज, है ना। तो आगे आपको कॉटाइजेशन की भी बात करूंगा मैं, दैट विल बी अगर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट लेस सीवियर यूजुअली ड्यू टू म्यूकोसल ड्राइनेस, है ना। तो आगे आपको कॉटाइजेशन की भी बात करूंगा मैं, दैट विल बी अगर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट लेस सीवियर यूजुअली ड्यू टू म्यूकोसल ड्राइनेस। अब पोस्टीरियर की मैं जब जिक्र किया वहां पर लिखा वुडरो प्लेक्सस, लेस कॉमन, अकर इन एडल्ट और एल्डरली, बट दैट विल बी मोर सीवियर। क्यों मोर सीवियर होता है, क्योंकि ब्लड पेशेंट स्वेलो कर लेता है, और स्वेलो करेगा तो रेस्पिरेटरी पैसेज में जाएगा, और रेस्पिरेटरी पैसेज में जाएगा तो कहीं कहीं एयर में अल्टर्ड होगा, यूजुअली अकर ड्यू टू हाइपरटेंशन या ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। ये अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, प्लीज राइट डाउन एवरीवन। और यहां से एमसीक्यू बनेगा बच्चों कि मोस्ट कॉमन लीस्ट डेंजरस, जहां जहां एमसीक्यू बनेगा मैं हाईलाइट करता हूं, कैसन बस प्लेक्सस मोस्ट कॉमन 80%, and that will be more common, or that will be occur in the children or young adult, then less severe. Posterior would do less common, more severe. और you should try to remember, जैसे मैंने कहा था चिल्ड्रन अडल्ट, जिसमें इंटीरियर एपिस्टेक्सिस कॉमन है, वहीं में एक वर्ड लिखा है ओल्डर, उसको हम एल्डरली कह सकते हैं। एल्डरली मतलब जिसकी एज जो है मोर देन 65 ईयर हो जाता है, उसको एल्डरली कहते हैं। और एल्डरली होगा तो उसको रिस्क होगा हाइपरटेंशन की, है ना, और हाइपरटेंशन कैन कॉज रप्चर ऑफ कैपिलरीज। तो जब आप हाइपरटेंशन पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर में, तो हाइपरटेंशन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एपिस्टेक्सिस हो सकता है। क्या हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है। कुछ हुआ, एक फोटो शो करता हूं मैं जिसमें दोनों प्लेक्सस आपको दिखेंगे, आगे कैसेनबस प्लेक्सस दिख रहा है तो पीछे आपको वुडरू प्लेक्सस दिख रहा है, और जहां पर बंच ऑफ कैपिलरीज आपस में जॉइन कर रहा है, दैट इज अ मोर कॉमन, लेस कॉमन, लेस सीवियर, मोर सीवियर, मोस्ट कॉमन इन अडल्ट और चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन इन
एल्डरली। इसका कॉज क्या हो सकता है? ट्रॉमा हो सकता है। इसका कॉज क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये दो टाइप्स का है, और ये जब आपको पता होगा तो मैं जब आपको आगे ट्रीटमेंट कराऊंगा तो वहां पोस्टीरियर जो एपिस्टेक्सिस होगा उसको ट्रीट करने के लिए मैं नेजल पैकिंग बताऊंगा, जिसके अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव ड्रग्स को यूज करते हैं, और वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव ड्रग ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। लेटर आई विल डिस्कस इन डिटेल। नाउ इंसिडेंस जैसे मैंने कहा था बच्चों में बहुत कॉमन होता है, बट इट कैन अगर इट एनी एज, किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। इन विंटर एपिस्टेक्सिस आर मोर प्रोमिनेंट। विंटर में क्या होता है? क्या होगा? ड्राई नोज। विंटर कौन सी सीजन होती है? सर्दी गर्मी। हाँ, सर्दी में नोज क्या हो जाता है? और मैंने कहा था शुरू में कि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से ज्यादा रिस्क होता है, तो विंटर में एपिस्टेक्सिस ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, और उसका रीजन मैंने लिखा ड्यू टू ड्राई नोज। ड्राई नोज कैन कॉज रप्चर ऑफ द कैपिलरीज। हुआ? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एटियोलॉजी। मैं दो तीन चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। एक आप एटियोलॉजी पढ़ते हो, एक आप एटियोलॉजी पढ़ते हो, एक आप कॉजेस पढ़ते हो, या फिर आप रिस्क फैक्टर पढ़ते हो, या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर पढ़ते हो। एटियोलॉजी वर्ड कहीं भी आता है, इट मे कैन कॉज डिजीज, मतलब वो फैक्टर जो डिजीज कॉज करता है, दैट्स कॉल्ड एटियोलॉजी, है ना? फॉर एग्जांपल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैन कॉज एमआई। क्या कॉज करता है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? कॉज है, एटियोलॉजी है या एटियोलॉजी है। और क्या कॉज कर रहा है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो जहां एटियोलॉजी वर्ड आता है दैट मींस एग्जैक्टली फैक्टर रिस्पांसिबल कैन कॉज डिजीज। जो डिजीज डेवलप करने वाला फैक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटियोलॉजी। क्या कहते हैं? एटियोलॉजी। कई बार आप पढ़ते हो रिस्क फैक्टर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर कहीं भी देखने को मिलता है तो वहां याद रखना इट मे और मे नॉट कैन कॉज, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सेम जैसे ओबेसिटी कैन कॉज एमआई। ओबेसिटी जो है रिस्क फैक्टर है, क्या है? इट मे और मे नॉट कैन कॉज, कर भी सकता है, बट सीडी कैन कॉज। सीडी क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा। तो जहां पर भी इटियोलॉजी वर्ड आता है उसके जो भी है हर एक फैक्टर का रैशनल होता है कि कैसे कॉज करेगा, और जहां रिस्क फैक्टर आएगा वहां पर रैशनल नहीं होगा, इट मे और मे नॉट बी कैन कॉज। आगे समझ में? तो कई सारी डिजीज में आप पढ़ोगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो डायबिटीज मेलाइटस है, और डायबिटीज मेलाइटस का सबसे ट्रेंडिंग रिस्क फैक्टर होता है जिसको कहते हैं कार्डिनल रिस्क फैक्टर। कार्डिनल रिस्क फैक्टर, तो आंसर आता है ओबेसिटी। क्या आता है? ओबेसिटी कॉज नहीं है, तो सबसे मेन रिस्क फैक्टर है। तो ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज मेलाइटस। आप सबको होता है डायबिटीज मेलाइटस के टाइप 1 का कॉज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द इसलेट ऑफ लैंगरेंस होगा, जहां पर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना? टाइप 2 के डिफरेंट काइंड ऑफ कॉज आपको देखने को मिलेगा, बट ये डायबिटीज का रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, और कार्डिनल का मतलब मेन रिस्क फैक्टर। आ रहा समझ में? तो जहां एटियोलॉजी लिखा होता है ना, तो अब मान लो वो कारण है जो डिजीज कॉज करता है। जहां रिस्क फैक्टर और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर लिखा होता है ना कि या कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, तो आई हैव इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर एपिस्टेक्सिस। ट्रॉमा एग्जाम का आया हुआ एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन कॉज पूछा हुआ है, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एपिस्टेक्सिस। ऑनलाइन एमसीक्यू आता है, दैट इज अ ट्रॉमा। उसका लिखा नोज पिकिंग, फॉरेन बॉडी, फोर्सफुल नोज ब्लोइंग, ये वो कारण है जिसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है। कभी कभी हम लोग अपनी दोस्ती में दोस्त का नाक पकड़ के घुमा देते हैं, है ना? या मजाक मजाक में नाक को इतना टाइट पकड़ते हैं कि कैपिलरी रप्चर हो जाती है। तो ये एक दूसरे के बीच में हम कर सकते हैं नोज पिकिंग। फॉरेन बॉडी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते नाक में कुछ डाल देते हैं और उससे कैपिलरी डैमेज होकर नाक से ब्लड आने लगेगा। फॉरेन बॉडी नहीं कोई विदेशी आ रहा है ना, वैसा कोई फॉरेनर आ रहा है, ऐसा नहीं है। फॉरेन बॉडी मतलब कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस। फोर्सफुल नोज ब्लोइंग, नाक को पकड़ के फिर फ्लो, एयर का फोर्सफुली फ्लो देना, दैट इज अ फोर्सफुल नोज ब्लोइंग, है ना? कई बच्चे क्या करते हैं, नाक को भी पकड़ते हैं, मुंह को बंद रखते हैं, फिर ऐसे मुंह को फुलाते हैं। छोटे बच्चों को नहीं देखा, नाक भी बंद कर लेंगे, मुंह भी बंद कर लेंगे, फिर एयर भरेंगे। प्रेशर एयर जब पड़ेगा ना कैसनबर्ग प्लेक्सस पे, तो कैपिलरी क्या हो जाएगी? डैमेज। तो इन सारे फैक्टर की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज किसको कंसीडर कर रहे हैं बच्चों? ट्रॉमा। और ट्रॉमा कैन कॉज एपिस्टेक्सिस। उसके बाद लिखा मैंने राइनाइटिस। अब आपको पता है राइनाइटिस में कहां इंफ्लेमेशन हो रहा था? म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन इनर सरफेस में होता है, उसी में तो हेल्दी ब्लड सप्लाई रहता है, उसमें इंफ्लेमेशन होगा, कैपिलरी डैमेज होगी, आपको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा। फॉरेन बॉडी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एक तरीका ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम। ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम, इट इज अ हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टियासिस। और ये क्या करता है? ये ब्लड वेसल, ब्लड वेसल डिसऑर्डर है जो ब्लड वेसल को डैमेज करता है, डैमेज करता है। और ये सबसे इसकी खास बात है, ये जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिल सकता है। पापा मम्मी किसी को भी हो रहा होगा तो आपको भी हो सकता है, जिसका नाम है ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम, हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टियासिस। दैट इज ब्लड वेसल डिसऑर्डर, इट कैन रप्चर या डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में जब आर्टरी डैमेज होगा तो ब्लड निकलेगा, उसके सामने 3 स्टार लगाना बेटा, ये एनकेएक्स का एमसीक्यू है, 3 स्टार लगाना उसके सामने। सीधा पूछते हैं कि ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम
कौन सा नेजल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है? दैट इज अ एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस। बाकी कॉमन है, ट्रॉमा ठीक है, एग्जाम का एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है, इन्फेक्शन कभी कभार देख लेता है, बट ऑस्लर वेबर एंडो सिंड्रोम, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टियासिस जिसमें मैंने कहा ब्लड वेसल रप्चर होगी और ब्लड वेसल डिसऑर्डर है। एक लिखा ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंक्स, स्पेशली नेजोफेरिंजियल ट्यूमर। ट्यूमर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूमर? हाँ हाँ, सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ। आगे बढ़े, लिखा सभी बच्चों ने, और ये जितना भी पढ़ा है कल आते ही पूछो, ध्यान रखना, घर पे जाके मक्कारी मत करना, मस्ती मत करना, पढ़ के आना, डाउट है आप पूछना, अदरवाइज आई कैन आस्क, है ना? और कोशिश करो 4-5 एमसीक्यू बना के लाओ इसमें से। अब आता है रिस्क फैक्टर, मैंने भी आपको डिफरेंशिएट किया। कुछ ऐसी ड्रग्स है जिसकी वजह से एपिस्टेक्सिस हो जाता है, कुछ ऐसे फैक्टर है जिसमें लिखा ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, एस्पिरिन, हेपेरिन, वारफारिन। अब सबको पता है एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट है, एंटी प्लेटलेट है, और एंटी प्लेटलेट का काम है इनहिबिट, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। बच्चों प्लेटलेट जो है ना, पहले समझिएगा, प्लेटलेट वर्क एज ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट वर्क एज ए ब्लड क्लॉटिंग, जैसे आप लोग 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ते हैं, उसके अलावा प्लेटलेट का भी काम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में कंट्रीब्यूट करना। एस्पिरिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माई, एस्पिरिन इज एंटी प्लेटलेट, वो प्लेटलेट के क्लम्प को बनने ही नहीं देगा, क्लम्प नहीं बनेगा तो प्लेटलेट ब्लड को क्लॉट नहीं करेगा, और क्लॉट नहीं करेगा और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो गई, ज्यादा अमाउंट में एस्पिरिन ले ली तो ये एस्पिरिन जाकर के क्या कॉज कर देगा? ब्लीडिंग। क्या कॉज कर देगा? ब्लीडिंग। हेपेरिन और वारफारिन दोनों एंटीकोगुलेंट है, दोनों क्या है बच्चों? एंटीकोगुलेंट है, और एंटीकोगुलेंट का काम ही होता है टू पोस्टपोन ब्लड क्लॉट, पोस्टपोन भाई ब्लड क्लॉट को होने से रोकना। दैट इज अ फंक्शन ऑफ हेपेरिन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ वारफारिन। तो यदि कोई पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है या हेपेरिन ले रहा है या वारफारिन ले रहा है, इन तीनों का ओवर यूज हो गया, यू आर ऑन रिस्क टू डेवलप एपिस्टेक्सिस। आपको क्या हो सकता है? क्योंकि तीनों ड्रग्स साइड इफेक्ट क्या? ब्लीडिंग। हेपेरिन का साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, वारफारिन का साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, एस्पिरिन का साइड इफेक्ट, तो आपको कहीं की एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है। हेरिडिटरी डिजीज का हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, लाइक 8, 9, 11। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो जब किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है, आज का मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ, इट्स वेरी बैड इंसिडेंस। आज सुबह जैसे मैंने मोबाइल को खोला, तो नॉर्थ 6 में एक बच्ची थी जैन की, शी सेलेक्टेड एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स दिल्ली, और आज उस बच्ची ने एक मैसेज लेकर आई, सर आई सफर्ड विद ALL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, व्हाट आई कैन डू। और उस बच्ची को बहुत स्ट्रगल था, मतलब आई थिंक डेढ़ साल के आसपास जैन में रुकी, और जब वो कुछ एस्टैब्लिश हुई तो नतीजा क्या हुआ कि भगवान ने कुछ ना कुछ स्ट्रगल दे दिया। एक आपने देखा होगा, एक प्रियंका बिश्नोई आज के न्यूज़पेपर में, शी इज कहते हैं कि सहायक कलेक्टर ऑफ जोधपुर, मतलब जोधपुर के जिले की सहायक कलेक्टर, और किस्मत देखो उस बच्ची का, खूब सारे बच्चे कलेक्टर बनते हैं। अब एक छोटा सा एक प्रोग्राम हुआ था समर्थन फाउंडेशन करके, और उसमें उस प्रियंका बिश्नोई ने बहुत खूबसूरत स्पीच दिया कि वो कैसे SDM बनी, और वो इतना वायरल हुआ कि एवरीबॉडी वांट टू बिकम लाइक हर, वो हर कोई ऐसा बनना चाहता था। तो इंसिडेंटली उसको ओवेरियन सिस्ट था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेट कराया, क्लोज कर दिया, एक आर्टरी ओपन रह गई, और उसको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा, इतना सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। और मैंने कल ही पढ़ाया था, ब्रेन में 5 to 7 मिनट ब्लड नहीं जाता तो ब्रेन क्या हो जाता है? तो ब्रेन डेड हो गया। फिर किडनी की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से किडनी फेल हो जाता है, इन बिटवीन सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया के साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर, उसको 10 दिन वेंटिलेटर पे रखा, कल उसको डिक्लेयर कर दिया सी डाइड। और बहुत यंग लड़की, आज सब जगह ट्रेंडिंग में है, इसलिए कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। आपको पता है कल सुबह आप जिंदा रहोगे, है ऑथेंटिक गारंटी आपके पास कि कल सुबह फिर मिलूंगा। इसलिए हर एक दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझ के जियो, और हर एक दिन को यादगार बनाओ। आपके हारे मंदे पढ़ोगे तो भी पढ़ना है, और स्माइल के साथ एनर्जी स्प्रेड करोगे तो भी पढ़ना है, सिलेक्शन होगा तो भी पढ़ना, नहीं होगा तो भी क्यों ना एंजॉय के साथ पढ़ो, है ना? कुछ बच्चे ऐसे उजड़े चमन की तरह बिल्कुल चेहरा उदास किए बैठे कि बस नौसे पे निशाना साधा हुआ है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आप बैठे हो, आपके आसपास 4 लोग बैठे, उनको एनर्जी मिलना चाहिए, एटमॉस्फेयर ग्रेट पर्सनालिटी, पर आप बैठे 4 बच्चे बोले मुझे भी नींद आ रही है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बगल में कोई सो रहा है, ड्राइवर को नींद आने लग जाती है। ऐसे ड्राइवर मत बनना, और ऐसे हेल्पर भी मत बनना। अभी शुरू किया सेशन, दूसरा दिन है, बहुत स्लो चल रहा हूँ, वक्त के साथ गेयर को बदलेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी आपको उस पिटारे में फिट कर रहे हैं, आप फिट हो जाएं, 5-6 घंटे बैठने की आदत पड़ जाए, और फोकस करने की आदत पड़ेगी, सर क्या बोल रहे हैं, क्या हम समझा रहे हैं, फिर थोड़ा गेयर बदलेंगे, फिर थोड़ा बदलेंगे, फिर थोड़ा बदलेंगे, फिर 9 तक पहुंच जाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा आप लोग भी है, अपनी एनर्जी को कंट्रीब्यूट करें, स्माइल चेहरे पे रखें,
आप स्माइल नहीं करोगे तो भी मैं 5 बजे से पहले छोड़ूंगा नहीं। आप अच्छे से बैठ के स्माइल करोगे, बढ़िया अपनी एनर्जी को गेन करोगे, अच्छे नोट्स कैरी करोगे, अच्छी चीज सीखोगे, तो भी 5 तो बजनी है, ठीक है। और हम बात तो नोट्स की कर रहे हैं, कभी हार्ट पे भी जाएंगे, कभी अदर ऑर्गन में भी जाएंगे, और ये तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो हीमोफीलिया क्या कॉज कर सकता है? एपिस्टैक्सिस क्या कॉज कर सकता है? और हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, फैक्टर 8 जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8, फैक्टर 9 जिसका नाम है क्रिस्मस फैक्टर, और फैक्टर 11 जिसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना? ओके, नेक्स्ट है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। अभी मैं जो जिक्र करता था, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर में ऑलवेज ब्लड सेल में नियोप्लाज्मिक ग्रोथ हो जाता है, स्पेशली डब्ल्यूबीसी में, स्पेशली। तो उस सिचुएशन में भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। विटामिन के डेफिशिएंसी कैन कॉज ब्लीडिंग। वॉन विल ब्रांड फैक्टर डिसीज ड्यू टू वॉन विल ब्रांड फैक्टर डेफिशिएंसी। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। वॉल वॉन विल ब्रांड डिजीज क्या होती है? एक्चुअली जो वॉन विल ब्रांड जो है ना, एक तरीके का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। जैसे 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के साथ में नहीं है, अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जितने भी होते हैं प्रोटीन सब्सटेंस, दे आर प्रोटीन सब्सटेंस। तो किसी को इस वॉन विल ब्रांड फैक्टर की कमी होगी, प्लेटिंग होगी, और उस डिजीज का नाम है वॉन विल ब्रांड डिजीज। कॉज क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विल ब्रांड फैक्टर। फैक्टर क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। और की कमी होगी, पेशेंट को क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग हो जाएगा। क्रॉनिक लिवर डिजीज लाइक सिरोसिस। लिवर डिजीज हो ना, कैसे ब्लीडिंग करेगा आपको बताता हूं बच्चों। देयर इज अ लिवर, liver has source to produce blood clotting factor। आपको कोई कहने कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहां से आते हैं? लिवर से। कहां से आते हैं? अब लिवर में लिवर सिरोसिस हो गया। लिवर सिरोसिस जो है, एक्जेक्टली लिवर सिरोसिस का मीनिंग मैं आपको बताऊं। एक तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, क्या है? इन विच डिस्ट्रैक्शन एंड डीजनरेशन ऑफ लिवर पैरेन्काइमल सेल ड्यू टू अल्कोहल, ड्यू टू राइट साइड हार्ट फेलियर, ड्यू टू पोस्ट नेक्रोटिक फैक्टर, ड्यू टू बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये सारे कॉजेस हैं। इन सब की वजह से लिवर के पैरेन्काइमल सेल में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा और लिवर काम करना बंद कर देगा। वैसे मोस्ट कॉमन कॉज है अल्कोहल। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अल्कोहल। जब लिवर काम नहीं करेगा तो लिवर से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बन रहे हैं तो क्या रिस्क होगा? ब्लीडिंग। क्या रिस्क होगा? तो लिवर सिरोसिस आल्सो रिस्पांसिबल कैन कॉज एपिस्टैक्सिस। तो यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपको बता रहा हूं जो एपिस्टैक्सिस करने के लिए रिस्पांसिबल है। प्लीज राइट डाउन। राइट फास्ट फास्ट एवरीवन। लिखा सभी ने? नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास।